स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार में कमजोरी इस समय थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि निचले स्तरों पर निफ्टी बैंक 37,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा उसके नीचे समय ट्रेड कर रहा है। 15,200 पर निफ्टी हमने देखा है कि लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अभी भी वापस 15,200 के पार आया है, पर थोड़ी देर पहले इंट्राडे में हमने देखा कि 15,200 का भी स्तर निफ्टी नीचे देख चुका है। हालांकि उन लेवल से आई है थोड़ी रिकवरी, पर कल वीकली एक्सपायरी से पहले थोड़ा कमजोरी वाला एक्शन आप देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट सुस्त रहे हैं। वैसे तो आप कहेंगे कि बाजार में 100 अंकों की गिरावट है, पर परसेंटेज वाइज देखें तो अभी भी 1% से कम, बल्कि जस्ट आधे % से थोड़े ज्यादा की ही गिरावट है। तो कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं आ रही है, हल्का सा कंसोलिडेशन बाजार में चल रहा है नए हाई लगाने के बाद। और अब देखते हैं कि आगे की चाल कैसी रहेगी। आखिरी 1.5 घंटा होने वाला है एक्शन पैक्ड। एक बार पहले देख लेते हैं कि बाजार की बड़ी बातें क्या है इस समय। सबसे बड़ी बात तो यही है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी हो रही है, पर 15,200 का स्तर निफ्टी होल्ड कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर ज्यादा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तेजी में भी आगे और गिरावट में भी आगे। फिलहाल 300 अंक ऊपरी स्तरों से टूटा है, पर 37,000 के करीब निफ्टी बैंक भी आपको सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। फार्मा, आईटी और प्राइवेट बैंक्स, यहां पर है सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव। सरकारी बैंक्स जोरदार खरीदारी आ रही है। जो 4 बैंक जिनके विनिवेश की बात चल रही है, वहां पर एक बार फिर से आप सर्किट भी आते हुए देख रहे हैं। और अन्य पीएसयू बैंक्स में भी उछाल है, 5% ऊपर है पीएसयू बैंक इंडेक्स। ग्लोबल मार्केट्स सुस्ती कायम है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल लगभग 20-25 अंक कमजोरी दिखा रहे हैं। वहीं यूरोप के बाजारों में भी आधे से 1% की गिरावट है। कोई ज्यादा भारी गिरावट नहीं है, पर हाँ थोड़ी कमजोरी बाजार में इस समय आपको आती हुई दिख रही है। तो इस कमजोरी वाले बाजार में क्या करना चाहिए और साथ ही किन स्टॉक्स पर रहेगा एक्शन, हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाला है और उनसे जानेंगे कि अब क्या रणनीति आप बना सकते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कौन से हैं अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स। दीपांशु, गुड आफ्टरनून। वैसे नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन ट्रिगर्स ढेर सारे हैं जिस पर फोकस रहेगा। आज सबसे पहले तो 3 बजे कैबिनेट फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर नजर है हमारी। साथ ही 4 बजे बजट के बाद सेबी की बोर्ड की पहली बैठक होने वाली है, जिस पर फोकस रहेगा। 5 बजे विनिवेश पर कोर ग्रुप सचिवों की बैठक होने जा रही है, जिस पर नजर रहेगी। और साथ ही आपको बता दें, भारतीय एयरटेल पर फोकस रखना होगा। भविष्य की योजनाओं पर एक बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है। न्यूरेका का आईपीओ जो है आज क्लोजिंग के साथ ही बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 396 से 400 रुपए प्रति शेयर की है। वहीं एफओएमसी के मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे। कल यानी 18 फरवरी के दिन वायदा बाजार की कंपनी अंबुजा सीमेंट के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और ट्रिगर्स की अगर बात करें, ढेर सारे ट्रिगर्स है। इवेंट स्पेसिफिक दिन होगा। रेलटेल का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 93 से 94 रुपए प्रति शेयर की तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट फोर्टिस मामले पर कल फैसला सुनाने जा रहा है। बैंकों और बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जो प्लेज शेयर बेचने के मामले पर ऑर्डर्स पेश किया जाएगा, जिस पर नजर रहेगी। और साथ ही इंडसइंड बैंक पर भी फोकस कीजिए। प्रमोटर्स की बैंक में 2,700 करोड़ के वारंट्स कन्वर्ट करने की कल आखिरी तारीख होगी। आईडीएफसी बैंक इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। पॉलीमेडिक्योर क्यूआईपी के डिस्काउंट और प्रीमियम साइज पर चर्चा होगी, इस बोर्ड बैठक पर भी नजर है। अरविंद फैशन राइट्स इश्यू के दाम पर बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं पवन हंस के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख होगी। इसी के खबर के चलते ओएनजीसी पर एक बार नजर रखनी होगी कल। गेम स्टॉप मुद्दे पर यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में सुनवाई होने जा रही है कल। और साथ ही चीन के बाजार जो कि 1 हफ्ते की छुट्टी में चल रहे हैं, कल से खुलने जा रहे हैं, तो इस पर ग्लोबल इंपैक्ट है जो कि नजर में रहेगा। 19 फरवरी शुक्रवार के दिन कैश स्पेस में महिंद्रा सीआई के नतीजे आते हुए दिखेंगे। इस दिन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख होगी। स्पाइस जेट यहां पर 24 नई घरेलू उड़ानें शुरू करने जा रही है 19 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन से। और साथ ही टाटा स्टील के शेयर धारक ध्यान दें, क्योंकि टाटा स्टील पार्टली पेड अप शेयर की रिकॉर्ड डेट 19 फरवरी होगी। हालांकि स्टॉक में ट्रेड अब बंद हो चुका है, लेकिन अगर आप शेयर चाहते हैं, इस एक्सरसाइज में अपना ऑप्शन चाहते हैं, तो 1 से 15 मार्च के बीच पैसों का भुगतान आपको करना होगा। तो ये डेट जो है इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स। टाटा स्टील के पार्टली पेड अप शेयर्स, उनका ट्रेड होना बंद हो गया है, पर रिकॉर्ड डेट है ऑलरेडी। अगर आप अब तो आप बेच नहीं सकते, तो आपके पास ही होगा। आपको भुगतान करना पड़ेगा जो बाकी डिफरेंस है। अगर वो भुगतान आप नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी जो आप पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए पैसा दे चुके हैं, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो वो पूरा पैसा आपका चला जाएगा। अभी आपको रखना है ध्यान। वरुण हमारे साथ तैयार है खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। वरुण, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? देखिए दीप, खबर तो सबसे पहले आईओबी पे है। यहाँ पे कोजेंसिस के हवाले से खबर आई है कि इस बैंक ने आरबीआई को पीसीए से बाहर निकलने के लिए अर्जी दी है। और इनफैक्ट दीप, हम एक रिसर्च कर रहे थे कि कौन से बैंक सबसे लाइकलीहुड है जो कि प्राइवेटाइज हो सकते हैं, उसमें सबसे आगे नाम आईओबी का ही था। और उन 4 बैंक्स में भी सबसे आगे नाम आईओबी का ही है। 4 बैंक में पर नजर रखनी पड़ेगी, आईओबी का ही है। दूसरे दिन सर्किट भी लगा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए।
डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे इस कंपनी को कैंसर की दवा के लिए अप्रूवल मिला है यूएस में। ल्यूपिन इस कंपनी को फंगल इन्फेक्शन की दवा के लिए जेनरिक लॉन्च किया है इस कंपनी ने बेसिकली। ग्रैन्यूल्स इंडिया पोटेशियम क्लोराइड ईआर टैबलेट को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। मैग्मा फिनकॉर्प इस कंपनी का जो ऑफर है 8 तारीख को खुलेगा, 26 तारीख को बंद होगा अप्रैल में। पावर 8 तारीख को खुलेगा और 26 अप्रैल को बंद होगा। पावर ग्रिड 2 ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। फोर्टिस हेल्थ का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर कल सुनवाई होगी। अब टेक्नो इलेक्ट्रिक 650 करोड़ का निवेश करेगी। ये कंपनी तमिलनाडु में डाटा सेंटर विकसित करने के लिए योजना बना रही है कंपनी कहीं ना कहीं। पेट्रोनेट एलएनजी में सुबह 11 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है। एनटीपीसी में 15 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है और 2 आईपीओ जो खुले हैं उसमें न्यूरेका करीब 23 गुना भर चुका है और रेलटेल करीब 4.25 गुना ये भर चुका है। ओके, तो आईपीओ मार्केट में है भरपूर एक्शन, हमारे बाजारों में है एक्शन, थोड़ा उतार चढ़ाव आप होते हुए देख रहे हैं। पर आइए अब जानते हैं क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। राकेश जी, कुणाल जी और दिल्ली से आशु सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण जी, सचित जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आशु सर, आपके पास ही आता हूं, थोड़ा बाजार का एक्शन एक्सप्लेन करें। कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है, परसेंटेज टर्म्स में देखें तो आधे % की गिरावट आ रही है, बट थोड़ी नर्वसनेस आज दिख रही है और वॉलेटिलिटी ज्यादा आई है। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट एक्शन को? देखिए दीपांशु, जो भारी गिरावट तो नहीं है, लेकिन गिरावट इस सेंस में आप देख सकते हैं कि ऊपर में एक थकान नजर आ रही है। जो एक रनअवे रैली दिख रही थी वो कहीं फिजल आउट हो रही है और हम पास्ट में देख रहे हैं कुछ दिनों से कि बहुत सारे स्टॉक्स उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे और एक्शन सिमट के रह गया है फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर, एनबीएफसीज के अंदर, बैंक्स के अंदर, पीएसयू बैंक्स के अंदर और कुछ हद तक इवन फार्मा, आईटी, मतलब जो स्ट्रांग थे वो भी बीच बीच में स्पर्ट दे रहे हैं, लेकिन दीपांशु कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं दिखा रहे। तो क्लोजर टू एक्सपायरी दीपांशु, जो मैं हर बार बोलता हूं कि अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स लिस्ट में आ जाते हैं या काफी सारा यूनिवर्स नजर आता है कि जहां पे एग्जिट मुश्किल हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक सिग्नल होता है कि मार्केट में कॉशियस रह जाना चाहिए। बजट के से लेके हम 1400-1500 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुके हैं और बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग दिखा रहा है, लेकिन दीपांशु इजी ट्रेड का टाइम निकल गया है और मुझे लगता है कि क्लोजर टू द एक्सपायरी वन हैज टू बी रियली कॉशियस एंड सेलेक्ट स्टॉक्स में रहना चाहिए। और जो एक नैरेटिव में पिछले हफ्ते से बार बार दे रहा हूं कि जो भी पोजीशंस है आपकी वो डिलीवरीज में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो फ्यूचर में ये ऐसे जो 100-200 पॉइंट की वॉलिटिलिटी रहेगी आपको दिक्कत दे सकती है। अभी मुझे बहुत नीचे भी नहीं लगता कि 15,000 टूटेगा, 15,500 से ऊपर भी नहीं लगता, बल्कि 15,400 से ऊपर भी नहीं लगता। तो इस बैंड के अंदर मार्केट 100-200 पॉइंट में वॉलिटिलिटी देता रहेगा जिसको आपको प्ले करनी है, बट सेलेक्ट स्टॉक्स एक्शन रहेगा जिसमें आपको बने रहना है और जो लेड बाय पीएसयू बैंक्स हैं और कुछ बैंक्स हैं। बट अगर आप हेज रखेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा दीपांशु, क्योंकि मतलब आप देखिए, हम ये कहेंगे, कई बार ये बात करते हैं कि ये डिसिप्लिन बार बार की बात होती है, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि मतलब अगर आपका 25-30% प्रॉफिट भी चला जाता है तो वो एक सिग्नल है कि आप एक बार सब बुक कर लीजिए, क्योंकि जब भी अगर कोई फॉल आएगा वो शार्प आएगा नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क है। पिछले दिनों में हमने बियर स्प्रेड बनाने शुरू किए जो पिछले 3 महीने से नहीं बन रहे थे, बट अब वो बिल फ्लेवर में आ रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है। तो कुछ ना कुछ दीपांशु मुझे लगता है कि एक सिग्नल है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग रहनी चाहिए और पीएसयू बैंक्स तो डिलीवरी के लिए दीपांशु भी लगते हैं कि रहने चाहिए। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा। इंडेक्स पर एक रेंज आएगी और उसमें वॉलेटिलिटी होगी जिसके लिए आपको होना है तैयार। पर पीएसयू बैंक्स पर कन्विक्शन आशु सर का है, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स का भी रहा है और आज भी देखिए पीएसयू की बैंक की चाल भरपूर है। पीएनबी 6% की तेजी, ये काउंटर आपको इस समय दिखा रहा है। जो 4 प्राइवेटाइजेशन के नाम सामने आए हैं, रिपोर्ट सोर्स बेस्ड ऑफ कोर्स, वहां पर अपने सर्किट फिर से लगते हुए देखा है और उसके अलावा एसबीआई दमदार तेजी में देखा है आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छा एक्शन आ रहा है। तो पीएसयू बैंक्स यहां पर है भरपूर एक्शन, पर बाकी बाजार में आप थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। आइए इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में पहली ट्रेडिंग कॉल इस आफ्टरनून शो की सचित जी के लिए बिगुल बीटीएसटीटी का। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है, स्टॉक है बीपीसीएल, जिसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी रजिस्टर हो रहा है। अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को इसने निकाल दिया है एंड जिस तरीके से ये सेटअप है मुझे लग रहा है अराउंड 420 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा, 3 रुपए का, 407 के आसपास आपको लगाना है एंड लॉन्ग्स बिल्ड करने हैं बीपीसीएल में फ्रेश मोमेंटम के लिए 420 के टारगेट से। ओके, तो 420 के टारगेट के लिए खरीदारी करें बीपीसीएल पर। आज शाम, जैसे कि हम भी आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं,
सचिवों की बैठक है डाइवेस्टमेंट को लेकर, एंड ऑफ कोर्स बीपीसीएल तो फ्रंट एंड सेंटर है ही उस प्लान में। और माइंड यू, ये आज एक्स डिविडेंड शेयर ट्रेड कर रहा है, यानी कि सुबह जब खुला था तो 16-17 रुपए की वीकनेस दिखा रहा था, 16 रुपए के डिविडेंड का एक्स ट्रेड कर रहा है। उसके बाद की अगर आप रिकवरी देखें तो और दमदार एक्शन आपको बीपीसीएल में दिखेगा। आइए एक बिगुल अब वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, एक्चुअली आशु जी ने जो लेवल्स दिए मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी लग रहा है कि ये 15,000 इजीली नहीं तोड़ेगा, 15,400 450 में भी 500 पे अटक जाएगा। और ये माहौल में हम दोनों तरफ खेल सकते हैं। मुझे मदरसन सुमी में एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, 224-225 के भाव पे एंट्री करेंगे, 220 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और 235 तक का मैं अप मूव देख रहा हूँ आज और कल में। ओके, तो 235 के टारगेट के लिए मदरसन सुमी को खरीदें आप। ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वीक बाजार में भी अभी देखिए थोड़ी देर पहले एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको मदरसन सुमी पर आते हुए दिखा था, तो मदरसन सुमी पर रखनी है नजर। वागले साहब की तरफ से आ रहा है कॉल। आशु जी से भी एक स्ट्रैटेजी लेते हैं बिगुल आशु मैदान के लिए। बताएं आशु जी। दीपांशु, स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं पावर स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहता था, जो कि एक थीम मिस हो गया कि पावर स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखा जा रहा है। दीपांशु, मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स, टाटा पावर एंड पर्टिकुलरली पावर ग्रिड इज ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। और आज हमने अपने क्लाइंट्स को, दीपांशु, कैवेट दे रहा हूं कि 225-26 में रेकमेंड किया डिलीवरी उठाने के लिए। और एक और सिग्नल है कि 230 जैसे ही क्रॉस करेगा तो दीपांशु मुझे लगता है कि 250 से 60 की तरफ पावर ग्रिड जा सकता है। तो पावर ग्रिड में डिलीवरी उठा के रखनी है, टाटा पावर में रखनी है। और दीपांशु, हमने भेल की भी बाय कॉल दी हुई है। भेल बैन से बाहर आ गया, 40 रुपए का भाव है, वो सारा प्रेशर बैन का था। और भेल भी छोटा स्टॉक है, लॉट साइज बड़ा है, तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन डिलीवरी के लिए है। तो ये भी एक ऐसा थीम है दीपांशु जो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में बहुत अच्छी मतलब आपको ये शाइन करता हुआ नजर आएगा। तो पावर ग्रिड, टाटा पावर, भेल, ये तीनों हमारी डिलीवरी रिकमेंडेशन है जो कि मैं शेयर करना चाहता था कि इसमें उठा के रखनी चाहिए। ओके, तो पावर ग्रिड, टाटा पावर, भेल, ये तीनों आप खरीद कर चलें। जो पावर स्पेस है उसमें बढ़िया एक्शन हो रहा है। पावर ग्रिड की इन्वेट को लेकर कुछ खबरें भी आ रही हैं या एक्सपेक्टेशन है बाजार की, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने दमदार एक्शन इस काउंटर पर आते हुए देखा है। तो पावर ग्रिड पर नजर रखिए, नजर पावर स्पेस पर रखिए नजर। हमने देखा है कि एनटीपीसी भी पिछले कुछ दिनों से दमदार एक्शन दिखा रहे हैं, और भेल, बीएचईएल, जिसके बारे में अभी आशु जी ने राय दी, वहां पर भी देखिए पिछले कुछ मिनट में एक बढ़िया मूव आते हुए दिखी है। तो टाटा पावर, बीएचईएल और पावर ग्रिड, ये हैं आपके लिए फोकस में स्टॉक्स। फोकस में कुछ और बैंकिंग नेम्स भी हैं जहां पर एक्शन आ रहा है। पीएसयू बैंक्स तो ऑफकोर्स सुबह से ही एक्टिव हैं, पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये फिर से एक दमदार मूव दिखा रहा है। 6.5% का उछाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आया है। किरण जी भी हमारे साथ हैं। किरण जी, गुड आफ्टरनून सर, क्या चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? नहीं, आईडीएफसी का चार्ट पैटर्न तो बहुत बेहतरीन है। जिस तरीके से ये पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। 55 का एक बहुत बड़ा ऑप्शन बैरियर इसने क्रॉस किया है, उसके साथ साथ नए दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है टेक्निकली वो लगभग आती है 63-64 लेवल्स की, तो वो टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। पर इसके लिए आपको हफ्ता 2 हफ्ता देना पड़ेगा। पोजिशनली ये लॉन्ग पोजिशन रखनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 55 के नीचे रहना चाहिए। 55 के नीचे रखें आप स्टॉप लॉस और खरीदारी करके चलें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये है एक दमदार मूवमेंट दिखा रहा है। पीएसयू बैंक्स आज एक्शन में है, प्राइवेट बैंक्स में उतना एक्शन नहीं है, बट अमंग्स प्राइवेट बैंक्स सबसे बड़ी मूव आ रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। एक स्पेशल बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए। बंसल जी, कुणाल जी का ऑडियो थोड़ा इशू दे रहा है, तो सर आप ही कॉल बताएं, क्या चुना है आपने स्पेशल कॉल के लिए? लगता है बंसल जी का भी ऑडियो थोड़े इश्यूज दे रहा है हमें। थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ दोबारा संपर्क करते हैं। पर एक बार जरा निफ्टी पर नजर डालें, क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत करी थी वहां से थोड़ी और रिकवरी के संकेत इस समय आए। तो 15,200 फिलहाल आज के लिए एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिख रहा है, और 37,000 के पार वापस बैंक निफ्टी भी आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन है, पर ढेरों स्टॉक्स है जहां पर एक्शन है भरपूर। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से दमदार तेजी बनी हुई है। इसमें एक स्टॉक जहां पर आपको करना है फोकस, अदानी पोर्ट्स।
क्या है वजह, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल, और यहाँ पर अदानी पोर्ट्स के लिए जो सबसे बड़ी खबर बन रही है वो है दीघी पोर्ट का जो इन्होंने अधिग्रहण किया है 705 करोड़ रुपए में। उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये 10,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश करने वाले हैं। और वो निवेश इसलिए क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट जो है वे क्रिएट करना चाहते हैं JNPT के मुकाबले। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वो देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है, और एक ऑल्टरनेट मीडियम जहाँ पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो है इनकी ओवरऑल जिस तरह की स्पेस है वो काफ़ी बेहतरीन है। और दीघी पोर्ट जो इन्होंने एक्वायर किया है यहाँ पर ये इसको मल्टी कार्गो पोर्ट के साथ साथ रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने वाले हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज है ये उनको केटर करती हुई दिखेंगी, और मुंबई और पुणे क्षेत्र में भी जो है इनका फोकस बढ़ता हुआ दिखेगा। और इस अधिग्रहण के बाद 12 पोर्ट्स हो गए हैं अदानी पोर्ट्स के पास, और अब देश में कुल 24% पोर्ट कैपेसिटी इनकी होती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, और जिस तरह के निवेश के प्लान्स हैं डेफिनेटली अदानी पोर्ट्स के लिए काफी बढ़िया खबर है। अदानी पोर्ट्स के लिए बढ़िया खबर है। और देखिए लगातार ये अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स का कारोबार बढ़ा रहे हैं। पोर्ट्स का तो ऑफकोर्स बिग बिजनेस है बट उसके बाद जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है लॉजिस्टिक स्पेस की, उसमें भी एक बड़ी अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। बंसल जी, मैं आपसे आपकी स्पेशल पिक तो लेता हूं सर, पर उससे पहले एक बार जरा अदानी पोर्ट्स पर भी राय देते हैं, क्योंकि आप भी क्लोजली इसको ट्रैक कर रहे हैं और आज तो खबरों के दम से भी सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, लेकिन नई खरीदारी की राय नहीं है। ऑलरेडी अनचार्टेड टेरिटरी में है। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है, ऊपरी लेवल से रिट्रेस भी हुआ है, तो जिनके पास है होल्ड करे, करेक्शन पे खरीदारी की राय है। टेक्निकली एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में है और स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, अदानी पोर्ट्स पर आपको रखनी है नजर। बंसल जी बताएं सर, स्पेशल पिक के लिए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड कर रहे हैं? नहीं दीपांशु, देखिए वो पहले एक टेक्निकल स्नैग हुआ, लेकिन बिगुल आपको दोबारा से बजाना पड़ेगा। चलिए बिगुल दोबारा बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए। वैसे कुणाल जी का ऑडियो थोड़े इश्यूज दे रहा है, पर बिगुल स्पेशल पिक का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बंसल जी, बिगुल 2 बार बज चुका है, तो पिक भी दमदार चाहिए सर, और साथ ही बड़े टारगेट्स भी चाहिए इस पर। नहीं बिल्कुल दीपांशु, और उन सब कैटेगरीज को फुलफिल करता है। स्टॉक है MRPL। नतीजों के बाद स्टॉक ने एक डबल बॉटम लगाया है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनाया, और अब लगता है कि 34.50 आज के लोज है 34.55, 34.50 अब शायद एक हिस्ट्री है। इसके नीचे स्टॉक ज्यादा लग नहीं रहा है। ओवरवेट खरीदारी की राय है। पहला टारगेट है 40 का, दूसरा टारगेट है 44 का। अब ये स्टॉक लगता है 40 के ऊपर जाके सेटल होगा। काफी बड़े लेवल का रिवर्सल बना है नीचे में। 34.5 एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन रहा है, तो खरीदना है MRPL। ओके, तो खरीदना है MRPL। और देखिए अभी अभी इस पर ब्रेकआउट आया है। बड़े टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 से 15% की तेजी के लिए काउंटर अब आपको तैयार होते हुए दिख रहा है। 40 का पहला टारगेट रहेगा, पर 44 तक जाने की क्षमता रखता है यहां से काउंटर। MRPL कैश स्पेस से ये है एक पिक जहां पर आपको रखनी है नजर। कैश स्टॉक्स की बात करें तो दमदार एक्शन कुछ और कैश स्टॉक्स में आते हुए दिखा है, और सचित जी की तरफ से ये कुछ रिकमेंडेशंस थी। सचित जी, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इसके बारे में आपने बात करी थी, मुझे याद है सर, और जब आपने बात करी थी तो कहा भी था कि बड़े टारगेट्स के लिए आ सकते हैं। कल आपने लॉन्ग टर्म पिक दी थी, लॉन्ग टर्म पिक 510 का टारगेट था, 407 पर लेवल दिए थे। आज ही हम देख रहे हैं कि 476 तो आ ही गया। क्या करना चाहिए सचिन जी इस पर? दीपांशु, डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए। 1 साल का टारगेट अगर एक दिन में आ रहा है, 20% के ऑलमोस्ट गेन्स हो चुके हैं। कल हमने इसे 403 के आसपास रिकमेंड किया था फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 510। एंड जिस इंटेंसिटी से ये मूव आई है, जिस वॉल्यूम से आए हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना है, बट मुनाफा बांध देना चाहिए। मुझे लग रहा है 485 490 एक अच्छा जोन है, एंड 1 साल का रिटर्न आपको एक दिन में मिल रहा है। सो आई थिंक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए इसमें। बिल्कुल, तो मुनाफा बांध लीजिए अगर आपने सचिन जी की रिकमेंडेशन पर काउंटर पर खरीदारी करी है, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन में आपको 17-18% की तेजी मिल चुकी है। पर आगे और भी ट्रिगर्स हो सकते हैं इस काउंटर के लिए। सचिन जी ने तो आपको लेवल्स के हिसाब से बात बताई है, पर कुछ ऐसी खबरें भी हैं, सपोर्ट भी आ रहा है इस पूरी न्यू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। हैप्पीएस्ट माइंड्स को आप देख लीजिए, रूट मोबाइल को देख लीजिए, कनेक्टेड स्पेसेस अगर आप देखें तो एफएल इंडिया, इंडिया मार्ट्स, इन सारे स्टॉक्स में आपने दमदार एक्शन देखा है। तो
क्या है कुछ खबरें या फिर क्या है कुछ एक्शन स्पेशली हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए, ये तैयार है बताने के लिए कुशल बताइए, स्पेशली ये स्टॉक क्यों इतना फोकस में आ रहा है? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो यही देख रहा था कि नोमुरा ने जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है उसमें 480 के टारगेट दिए थे, आप देखिए ऑलमोस्ट 476 तो अभी आ गया, तो टारगेट्स आज ही अचीव होते हैं, उनके भी एक ही दिन में आ गए टारगेट, उनके भी एक ही दिन में आ गए टारगेट। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनकी जो कमेंट्री रही है दीपांशु, वो काफी बेहतरीन रही है। वो देख रहे हैं कि आगे आने वाले 3 सालों तक जो इनकी डॉलर आय है वो 25% के सालाना आधार पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये अपने आप में काफी बढ़िया स्टेटमेंट इनकी तरफ से आते हुए दिखता है। आप देखिए हर क्वार्टर में जितनी IT कंपनियां हैं करीब 2 से 3% डॉलर आय इनकी बढ़ती हुई दिखती है, या 4 से 5% मैक्सिमम बढ़ती हुई नजर आती है। यहां पर तो ऑन एन एवरेज आप देखिए 6% तो बेस फिगर ये मानकर चल रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि आप देखिए 97% आय इनकी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से आती हुई दिखती है। तो कंप्लीटली डिजिटल कंपनी है। इनफैक्ट इंडिया लेवल पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से जो शेयर इनका 97% आता है वो पहला है। उसके बाद टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे शेयर हैं। इन्फोसिस का हाल फिलहाल आपने देखा होगा करीब 50% से ज्यादा अब इनके डिजिटल रेवेन्यूज आते हुए नजर आए हैं। और यहां पर एक और चीज भी इंटरेस्टिंग बन रही है कि यहां पर लार्ज कैप के मुकाबले ये करीब 2 गुना बढ़ सकते हैं, और वहीं अगर आप मिड कैप IT कंपनियों की बात करें तो उसके मुकाबले ये 1.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पेशलिटी है वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स की है। और यहां पर ही अब मेजॉरिटी जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है। तो यहां पे ये इस वजह से लीड लेती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मिड कैप IT कंपनियों के मुकाबले ये ऑलमोस्ट सिमिलर एबिट मार्जिन्स भी घोषित कर सकती हैं। जबकि अगर आप साइज वाइज देखेंगे तो एक मिड कैप IT कंपनियां से सपोज 100 करोड़ की है मार्केट कैप की है, ये 10 करोड़, ये एज एन एग्जांपल बता रहा हूं। तो 110 साइज होने के बावजूद ये ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर जो है अपनी घोषित कर सकते हैं। तो इस वजह से आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तेजी आज बनती हुई नजर आई है, और जो कमेंट्री आई है नोमुरा की इसको लेकर इनिशिएटिंग कवरेज में वो काफी एक्सीलेंट रही है। बिल्कुल, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि टक्कर दे सकती हैं ये लार्जर कंपनीज को। बिल्कुल 100%, और स्कोप ऑफ ग्रोथ यहां से और काफी ज्यादा बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यही अब राइजिंग सेक्टर है। इनफैक्ट इंटायर IT स्पेस के लिए अगर आप देखें तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो है अब नया ग्रोथ ट्रिगर बन रहा है, और ये तो ऑलरेडी डिजिटल स्पेस में स्पेशलाइज करते हैं। बिल्कुल, तो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स हैं और उसमें फ्रंट एंड सेंटर ये कुछ रिसेंटली लिस्टेड नेम्स आ रहे हैं जो दिन ब दिन आपको एक बार तो एक बड़ा मूवमेंट दिखाते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स, कल सचिन जी ने इसको आइडेंटिफाई किया था अपने लॉन्ग टर्म पिक के लिए, उसका ऑलमोस्ट टारगेट आ ही गया है, और नोमुरा ने भी जो नए टारगेट्स दिए हैं वो भी एक ही ट्रेडिंग सेशन में आ गए हैं। पर यहाँ से और बड़ी स्कोप इस कंपनी की है जहां तक ग्रोथ का सवाल है। नजर रखिए 18% का उछाल, देखते हैं सर्किट की तरफ आज जाता है कि नहीं ये काउंटर। PSU बैंक्स की हम बात कर रहे थे कि वापस वहीं पर एक्शन ज्यादा बनते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अब एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। PNB तो ऑलरेडी लीड ले चुका है SBI मूवमेंट में, बैंक ऑफ बड़ौदा पर आई है अभी अभी मूव, और वापस 4.5% 5% की तेजी दिखा रहा है। कुणाल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करे सर? अगर ट्रेडिंग पोजिशन है तो इस लेवल पर क्या करना चाहिए? अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो अब यहां पर करें या फिर वेट करना चाहिए थोड़ा? देखिए एक मामूली सी रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आ रही है दीपांशु, और ये रेजिस्टेंस जो है आज के डे हाई 74 रुपए 15 पैसे के आसपास नजर आती है। 84 रुपए 15 पैसे, माफ कीजिए। 8415 के आसपास जो रेजिस्टेंस है ये पार हो जाए तो फिर नई खरीदारी करें। जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है होल्ड करें, 82 का स्टॉप लॉस रखें। जिस तरह की तेजी बैंकिंग स्टॉक्स में चल रही है स्टॉक 88 तक जाएगा। ओके, तो 88 के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। नजर रखिए इस काउंटर पर। फाइनेंशियल्स यहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल आशु जी के लिए, स्विंग के संदान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, एक मेरी कॉल भी है और मेरे को पुराना कुछ अपडेट भी देना, वो मैं बाद में देता हूं। तो दीपांशु, जैसे हमने अभी बात की कि जो एक्शन है इस वक्त सिमट के रह गया फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर, PSU बैंक्स और NBFC, तो मेरा बहुत पुराना फेवरेट रहा है जो एक बड़ी मूव के बाद मतलब उसमें हर बार पार्टिसिपेट किया और मुझे फ्रेश बाइंग लगती है, जिसमें है LIC हाउसिंग फाइनेंस। सो अभी 468 469 का भाव चल रहा है दीपांशु। इसमें 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और पहला टारगेट 480, दूसरा 500 रुपए भी मुझे लगता है क्रॉस कर जाएगा। तो LIC हाउसिंग में बाइंग करनी है। और मैं फिर बोलता हूं दीपांशु कि अगर किसी को लॉट साइज नहीं लेने, क्योंकि मार्केट के लेवल ऐसे हैं, वॉलिटिलिटी मिलेगी, और वॉलिटिलिटी इसलिए मिलेगी दीपांशु के जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं, जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं ना, उनमें आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी, तो वो आपको मार्केट आपको डराएगी।
तो जैसे मैंने आपको बोला फार्मा, आईटी या जो बाकी भी कई सारे सेक्टर्स हैं, इसीलिए इस वक्त शिफ्टिंग हो जानी चाहिए डिफेंसिव के अंदर। इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, तो जो हमने पहले भी स्टॉक्स की बात की या जो अभी जिसमें एक्शन है, तो डिफेंसिव के अंदर रहें, LIC हाउसिंग में बाय करें। दीपांशु, अगर आपको ध्यान हो, परसों मैंने भारती टेली जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, उसमें भी एक बियर स्प्रेड बनाया कि जब तक 25-30 रुपए की करेक्शन नहीं आती मैं उसमें बाइंग नहीं करूंगा, तो बेटर प्राइस टू बाई इज एट 570 580। तो कहने का मतलब यह है कि जो अच्छे स्टॉक जितने भी है, चाहे ऊपर जाना है, लेकिन अभी वो सारे ब्रीदर मूड में है। कितना ब्रीदर लेंगे नहीं पता, बट दैट ब्रीदर कैन बी इंजूरियस टू अवर ट्रेडिंग पोजीशंस। सो आई थिंक एज ए प्रूडेंट ट्रेडर वन हैज टू बी डिसिप्लिन्ड एंड प्ले सेफ और बहुत सिलेक्ट स्टॉक में रहना चाहिए। तो अभी जो इंस्टेंट बाय बोलिए दीपांशु, वो LIC हाउसिंग फाइनेंस है। ओके, तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस एक तो यहाँ पर रखे नज़र, और जैसा आशु जी कह रहे हैं अगर आप फ्यूचर्स में नहीं लेना चाहते हैं तो डिलीवरी लेकर बैठ जाइए। पर कुछ और स्टॉक्स हैं थोड़ा आपको कंसोलिडेशन के संकेत दे रहे हैं, तो पोजीशन अपने रिस्क के हिसाब से ले, और अगर फ्यूचर्स में नहीं लेना है, लॉट साइज ज़्यादा लग रहा है, तो डिलीवरी लेकर भी ले सकते हैं। कन्विक्शन रखना पड़ेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बाजार इस समय आपको दिख रहा है, और एग्जैक्टली वैसे ही एक्शन आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर होते हुए देख रहे हैं। ऊपर आने की हर कोशिश पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी बिकवाली आ रही है। फ्यूचर्स में 37,000 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, फिलहाल स्पॉट लेवल पर 37,000 के नीचे ही इस समय ट्रेड होते हुए दिख रहा है, और उस रेंज में काफी वॉलेटिलिटी है। जो पिछले आधे एक घंटे के अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, बट बहुत ही वॉलेटाइल मूव्स आपको आती हुई दिख रही हैं। बैंक्स पर ही फोकस रखते हैं। एक और फ्रंटलाइन बैंक जो हमारे फोकस में है, इंडसइंड बैंक का कुछ खास खबरें हैं इसके लिए जो देवांशी बताने के लिए तैयार हैं। देवांशी बताइए, इंडसइंड बैंक में क्या चल रहा है? बिल्कुल, आप देखिए इंडसइंड बैंक आज हम देख रहे हैं हल्की सी गिरावट के साथ जरूर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन खबर जो है वो काफी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। कल इंडसइंड बैंक में जो प्रोमोटर्स को वारंट्स दिए गए थे उसको कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में बदलने की आखिरी तारीख है, और अब लग रहा है कि प्रोमोटर्स ये कल तक करते हुए दिखेंगे। इनकी जो प्रोमोटर ग्रुप है IIHL जो कि इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड है, उन्होंने राइट इश्यू के जरिए अब 2021 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, और वो भी करीब 1400% तक के प्रीमियम पर ये उन्होंने पूंजी जो है वो जुटाई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनका ये भी कहना था कि नॉन कोर असेट्स बेचने की भी योजना है कंपनी की, और इनका ये भी कहना था कि आज उन्होंने कुछ जो शेयर्स थे वो गिरवी रखे थे आज के दिन में, और करीब 4.27 करोड़ जो शेयर्स थे यानी कि 5.5% इक्विटी जो है वो उन्होंने कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप के पास गिरवी रखे थे और पूंजी जुटाई है। तो कुल मिला के रकम जुड़ चुकी है, और अब जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने जो वारंट्स हैं वो कल तक कन्वर्ट करते हुए सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है इनका जो भाव है, क्योंकि आप देखिए जो प्रेजेंट भाव चल रहा है वो करीब 1000 के आसपास चलता, 1060 रुपए के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो कन्वर्शन होता हुआ दिखेगा वो 1709 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये वारंट्स कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे, यानी कि 60% के प्रीमियम पर। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात होती हुई दिख रही है। और साथ ही आप देखिए जो कन्वर्शन होता हुआ दिखेगा उसके बाद प्रोमोटर्स की जो कुल हिस्सेदारी है 1.7% से बढ़ेगी, 15% के ऊपर इनकी कुल होल्डिंग होती हुई दिखेगी। यही नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि RBI से उनकी लगातार बातचीत जारी है कि जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना जो हिस्सा है वो यहाँ पे रोकना नहीं चाहते, 26% तक एक्सटेंड करना चाहते हैं, और इससे आप देखिए सारे जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो काफ़ी खुश हैं। आज जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, और लक्ष्य उन्होंने 1100 रुपए से बढ़ाकर 1300 कर दिया है। इनका मानना है कि फिलहाल जो कन्वर्शन होता हुआ दिखेगा उससे उनकी जो बुक वैल्यू है प्रति शेयर वो 3% तक बढ़ती हुई दिखेगी। और आप देखिए रिटर्न्स भी पिछले एक महीने में बैंक की तरफ से अच्छा आते हुए दिखे हैं, और YTD करीब 16% तक के रिटर्न्स है। लेकिन जब कन्वर्शन होता हुआ दिखेगा प्रोमोटर्स का जो भरोसा है वो फिलहाल बैंक पर कायम बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो प्रोमोटर्स का भरोसा कायम है, एक प्लेज उन्होंने क्रिएट किया है, पर जो अपना वारंट कन्वर्जन था बड़े प्रीमियम पर वो करने जा रहे हैं, और कल तक ये पूरा हो जाएगा। ये लास्ट डेडलाइन है कल तक। अब एक्सटेंशन 2 बार उन्होंने एक्सटेंशन लिया है, लेकिन अब मोटिव सही लग रहा है कि और खबर भी काफी सपोर्टिव है। चलिए, तो फिर इंडसइंड बैंक पर रखें नजर। चार्ट में भी भरपूर एक्शन रहा है। किरण जी, वैसे तो काफी एक्टिव होता है जहां तक इंडसइंड बैंक की ट्रेड का सवाल है, पर हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन इस पूरे महीने फरवरी के महीने में एक बहुत ही सीमित दायरे में ये कंसोलिडेट कर रहा है इंडसइंड बैंक। क्या ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू होते हुए देखते हैं किरण जी, या फिर किस तरह की चाल रहेगी अब? देखिए दीप, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन और भी जारी रहना चाहिए, और जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना उससे स्ट्रेंथ मिलती नजर आएगी, क्योंकि हमने पहले ही रैली एक 750
850 रुपए से लेके 1100 तक रैली देखी है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना लाजमी है और वही होता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि इस करेक्शन में सपोर्ट्स के नजदीक बाइंग करने की सलाह होगी। तो 1010 1015 ये बहुत अच्छे लेवल से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए 1000 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और रेजिस्टेंस आता है लगभग 1083 के आसपास। तो मेरा मानना है कि अगर 1083 85 निकल जाता है तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली चालू हो जाएगी, तब तक के लिए ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी। ओके तो एक ट्रेडिंग बैंड में है पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। जैसे ही इस बैंड के बाहर आएगा और बड़े मूव्स ये आपको दिखा सकता है। ये किरण जी की तरफ से राय आपको आती हुई दिख रही है। तो इंडसइंड बैंक रखिए नजर, खबर अच्छी है पर आज वीक बाजार में थोड़ी कमजोरी ये काउंटर भी दिखा रहा है, 2% नीचे है इस समय। पर वीक बाजार में मौके कहां पर बन रहे हैं, इस डिप पर कहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी, भरोसा बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेठी साहब अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। सेठी साहब गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन बाजार में चल रहा है। बताएं सर कितनी कॉल्स लेकर आए हैं और कहां पर है आपका फोकस? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल देखिए, बाजार में जो ये करेक्शन है इसको एक रनिंग करेक्शन के रूप में लेना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए खरीदारी करने की सलाह है। तो 2 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, एक F&O का स्पेस का स्टॉक है और एक कैश मार्केट का स्टॉक है। ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से राय। पहले तो कैश वाला स्टॉक बताएं सर, कहां पर कर रहे हैं आप फोकस? बिल्कुल दीपांशु, जो आज कैश वाला स्टॉक है एक दिग्गज ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है सुब्रोस। ये भारत की सबसे बड़ी कार एयर कंडीशनिंग कंपनी है जो कि पैसेंजर व्हीकल, आपके ट्रक्स है, बसेस है, रेलवेज है, इन सबको कैटर करती है। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है। इसमें 20% हिस्सेदारी डेंसो कॉर्पोरेशन जापान की है, 11.96% हिस्सेदारी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान की है और ये कुछ तरह से इस बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। जैसे डेंसो कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है और मारुति इनका मेजर कस्टमर्स है। और आप इसकी बाकी की क्लाइंटेल देखेंगे तो बेहद ही दमदार क्लाइंटेल है इस कंपनी का और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ये जो कंपनी, अगर आप दिसंबर क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो प्रॉफिट्स में पिछले साल जो 13 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 27 करोड़ हो गया, मतलब दोगुना से ज्यादा हो गया। और अगर आप पिछले 3 साल का भी प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट्स में करीबन 80% की कैगर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। जो 2017 में सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 84 करोड़ हो गया 2020 में। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है और मुझे लगता है जिस तरह से ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से ऑटो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ, मुझे लगता है ऑटो कंपोनेंट कंपनी अच्छी करेगी और वहां से ये एक बहुत ही साउंड सॉलिड अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी है। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 335 के लेवल पर रिकमेंड करा हूं और 355 के शॉर्ट टर्म के टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 327 का। ओके तो 355 के टारगेट के साथ खरीदारी करें। सुब्रोस ये है आपके लिए ऑटो एंसिलरी से एक कॉल। और देखिए सेठी साहब के बात करते करते ही 6% का उछाल तो सुब्रोस में ऑलरेडी आ चुका है। सेठी साहब 345 के लेवल्स पर है, 355 का ही टारगेट रखे सर या फिर अभी थोड़ा टारगेट बढ़ाने की जरूरत है? देखिए दीपांशु, जब मैंने बोलना शुरू किया 335 के लेवल पे रिकमेंड करा था, बट अब ये स्टॉक थोड़ा बढ़ गया है तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी खरीदे, थोड़ा इंतजार करें। बाकी शॉर्ट टर्म में 355 के टारगेट ही ठीक रहेंगे। बाकी स्टॉक ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है फंडामेंटली। जिस तरह से ऑटो सेक्टर के सब कैलकुलेशंस बन रहे हैं, मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल एक पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। ओके तो एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी आपके लिए हो सकता है। फिलहाल 6% की तेजी पे है। 355 के टारगेट ही सेठी साहब रखेंगे, बट आप थोड़ा पोजिशनल व्यू भी इस काउंटर पर बना सकते हैं। सेठी साहब बताएं सर, F&O से कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए दीपांशु, F&O से भी आज एक ऑटो स्टॉक ही आया है। कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। इसको मैंने कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था। एक शानदार तेजी उसके बाद बनी। कंपनी का अभी फरवरी फ्यूचर्स का भाव है 331 का। इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। देखिए बहुत सारे ट्रिगर्स है टाटा मोटर्स को लेके। एक तो हमने 2 दिन पहले ही देखा किस तरह से कंपनी सीरियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को कैटर करने जा रही है। 2025 तक बहुत बड़ा एक फोकस रहेगा इनका। फिर जैसे टाटा ग्रुप की एक पॉलिसी रही है कि ये आने वाले 2-3 साल में जितनी कंपनियां इनको डेट फ्री करने के मूड में है तो डेट रिडक्शन पे पूरा अच्छा खासा ध्यान है। फिर JLR का रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और फिर जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है स्क्रैपेज पॉलिसी, जो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। फिर नितिन गडकरी जी ने कहा कि विद इन द नेक्स्ट 15 डेज उसकी गाइडलाइंस आएगी। अगर वो आती है तो फिर टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, इस तरह की कंपनियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा।
तो टाटा मोटर्स जो कि अभी 331 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स, यहाँ खरीदारी करने की सलाह है। 345 का मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट है, 325 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सो 345 का टारगेट, 325 का स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स मार्केट का फेवरेट, यहाँ पर रखें नजर। और सेठी साहब के बात करते करते यहाँ पर भी बढ़िया रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो टाटा मोटर्स, सुब्रॉस, ये हैं आपके लिए दो कॉल्स, दोनों ही ऑटो स्पेस से रिलेटेड हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। ऑटोज में वैसे तो बढ़िया तेजी है, पर सचित जी जरा मारुति का चार्ट देखिए, लगातार ब्रेकआउट के संकेत देता है और ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है। आज भी देखें तो बाकी ऑटो स्टॉक्स तो ठीक ठाक मूव दिखा रहे हैं, मारुति 2.5% नीचे डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, ऐसा क्यों? दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर 7800 के आसपास काफी बड़ा बैरियर है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बैरियर जब तक निकलता नहीं है कॉन्फिडेंटली ऑन क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक तब तक एक बड़ा बुलिश मोमेंटम नहीं आना चाहिए काउंटर में। ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे काफी बड़ा सपोर्ट भी है अराउंड 7200 के आसपास, जहाँ पर इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है काउंटर। इमीडिएट बेसिस पे तो खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है ये ऑस्किलेशन जो है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए 7250 से लेके 7750 इस पर्टिकुलर जोन में। तो फिलहाल तो इसको अवॉइड करने की रिकमेंडेशन दूंगा। इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग्स नहीं डिप्लॉय करनी चाहिए। कल बॉटम फिशिंग अवॉइड करें। मारुति थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, इवन एज बाकी ऑटो स्टॉक्स में हम दमदार तेजी का माहौल देख रहे हैं। आइए इस बीच एक बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है बैंक ऑफ बड़ौदा पर, जो कि किसी भी मार्केट की मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। निफ्टी गिर रहा है, ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहां से भी ऊपर के लेवल मुमकिन है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, आज हमने सवेरे दो बैंक शेयर्स पर खरीदारी की राय दी। सबसे पहले पीएनबी पर खरीदारी की राय दी थी, जहां लक्ष्य हासिल हुआ। उसके बाद कैनरा बैंक में खरीदारी की राय दी थी और अब बारी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अभी आपने जब सवाल किया था, मैंने कहा था कि 84.15 जैसे ही स्टॉक पार करेगा इसमें तेजी बनेगी और 84.15 के ऊपर न केवल ये स्टॉक निकला है बल्कि जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर जो ब्रेकआउट का लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे 83.75 पर 83 रुपए 75 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट 87.5 का होगा, दूसरा टारगेट 89 रुपीस का होगा, जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करनी। ओके, 87.5 89 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको याद होगा कई बार इस पर कंसेंसस कॉल हो गया। एक दिन हमने देखा था कि 5 कॉल्स एक ही शो में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर मिले थे। पीएनबी पर भी वैसे ही सिचुएशन हुआ है और एक बार फिर से ये सारे के सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि बैंक्स फिर से रिकवरी दे रहे हैं और स्पेशली पीएसयू बैंक्स एक बार फिर से कमान संभाल रहे हैं, इसलिए बैंक निफ्टी पर है अच्छी रिकवरी। निचले स्तरों से अभी थोड़ी देर पहले जहां से हम बात कर रहे थे 150 पॉइंट रिकवर होकर वापस 37,000 के ऊपर आया है निफ्टी बैंक। तो वॉलेटिलिटी बैंक्स में ज्यादा दिख रही है, पर पीएसयू बैंक्स लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्गज बैंक्स पर अभी भी प्रेशर है, इसलिए एज अ होल बैंक निफ्टी उतनी बढ़िया रिकवरी आपको नहीं दिखा पा रहा है, बट पीएसयू बैंक्स कोशिश जरूर कर रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लगभग इस समय 7% ऊपर है। ये एक स्पेस है जहां पर दमदार तेजी बनी हुई है। पर एक और स्पेस जहां पर हमने देखा है कि दमदार एक्शन बना है, अब थोड़ी मुनाफा वसूली के संकेत आ रहे हैं, पर अभी भी क्या ये जो एक्शन है वो बरकरार रहेगा? यह है पूरा का पूरा स्टील सेक्टर रिकवरी में रहा है सबसे आगे। ग्लोबल फैक्टर्स रहे हैं अच्छे, इकोनॉमिक रिकवरी हुई है जिसकी वजह से इस स्पेस पर आया एक्शन। क्या यह रिकवरी बरकरार रहेगी या अब थोड़े संकेत ऐसे आ रहे हैं जहां पर गिरावट आ सकती है? बुल वर्सेस बेयर एक स्टॉक पर नहीं, पूरे सेक्टर पर हमने किया है और अब है ये स्टील सेक्टर। आशीष और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। और आशीष, क्योंकि आप इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, आप ही इस पर बुल हैं। बिल्कुल, तो बताएं फिर क्या है इस पर तेजी के ट्रिगर्स? देखिए, सबसे बड़ा तेजी का ट्रिगर दीपांशु ये है कि जिस तरीके से सेक्टर में पूरा रिवाइवल देखने को मिल रहा है, एक टर्न अराउंड है और जानकार ये मान रहे कि अब जो है एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ग्लोबल मंदी का एक पूरा सेक्टर पर असर देखने को मिला था और इसी के साथ अगर आप देखें तो जो ट्रंप के डिस्ट्रक्टेड ट्वीट्स थे उसके चलते भी सेक्टर को बहुत भारी नुकसान हुआ। अब ये सब स्थिति खत्म हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अप ट्रेंड है, उसकी शुरुआत है। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि एक समय था कि इस पूरे सेक्टर की हालत बहुत खराब थी, डिमांड बिल्कुल नहीं थी और अगर कोविड नहीं होता और 2 क्वार्टर्स बंद नहीं रहते तो ये डिमांड भी आपको देखने नहीं मिलती। इनफैक्ट ये जो डिमांड अभी देखने मिल रही है
ये केवल एक पेंटअप डिमांड है। अगर कोविड नहीं होता तो शायद वो डिमांड डिस्ट्रक्शन जो चल रहा था वो आगे भी चलता रहता। तो ऑल थैंक्स टू कोविड जो इस सेक्टर के हालात सुधरे हैं। देखिए, मेरा तर्क है कि अगर सिर्फ पेंटअप डिमांड होती ना तो इतने 5 साल के उच्चतम स्तर पर कीमतें नहीं पहुंचती। लगातार 7-8 महीने से हम देख रहे हैं कि कीमतों में लगातार बढ़त है, तो ये दिखा रही है कि मांग कितनी स्ट्रांग है। देखिए, इस सेक्टर ने दरअसल मौके का फायदा उठाया है। इन्होंने देखा कि हाँ डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन इतना ही हुआ है, लेकिन डिमांड एकाएक बढ़ गई 2 क्वार्टर्स में, तो कीमतें बढ़ा दीजिए। और यही इन्होंने किया है, इसके लिए कीमतें बढ़ी। और इनफैक्ट सरकार भी इस बात को जानती है। इसके लिए आपने देखा सरकार लगातार कह रही है कीमतें घटाइए, और आगे जाके आप देखेंगे कीमतें घटेंगी। देखिए, सरकार तो सीमेंट कंपनियों से भी कह रही है और लंबे समय से कह रही है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि मेटल कंपनियों में क्या होता है ना कि प्राइसेस ग्लोबली लिंक्ड है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतनी तेजी हो रही है, इतनी बढ़िया मांग है, तो हो ही नहीं सकता कि घरेलू कीमतें लगातार आपको गिरावट देखने को मिले। वो एडजस्ट हो ही जाएंगे अपने आप। हो गई एडजस्ट। आयरन ओर की कीमतें देखिए कैसी गिर गई, तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट आपको ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। एनएमडीसी सरकारी कंपनी है ना, ऑलरेडी उसने आयरन ओर की कीमतें जो है उसको 10 से 11% तक घटा दिया है, और आगे हो सकता है इसमें आपको और भी गिरावट देखने मिले। इनफैक्ट आपको याद होगा हमने आपको एक एक्सक्लूसिव रिसर्च करके दिखाई थी कि कैसे आयरन ओर की कीमतें गिरती है, तो उस क्वार्टर में स्टील कंपनीज के मार्जिन्स भी गिरते हैं। तो असर अभी दिखना मिलेगा आपको। देखिए, अगर स्टील कंपनियों ने कीमतें नहीं घटाई तो इनके लिए डबल बोनांजा हो जाएगा। आयरन ओर भी सस्ता मिल रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। लेकिन देखिए इंपोर्ट ड्यूटी देखिए, इंपोर्ट्स देखिए किस तरह से बढ़ रहे हैं लगातार। वो एक साफ संकेत है कि भारत का जो स्टील है वो महंगा है, इसके लिए कहीं ना कहीं कंपनियां इंपोर्ट कर रही है। और अब देखिए इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हो गई है। तो पहले तो सिर्फ एफटीए कंट्रीज से आता था, अब बाकी देशों से भी आना चालू होगा इंपोर्ट। तो स्टील के प्राइसेस पे जो दबाव है वो बढ़ने वाला है। मतलब इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो ये भी कि मांग भी बहुत स्ट्रांग है, तभी तो बढ़ रहे हैं ना। नहीं, लेकिन मांग कहीं ना कहीं इंडिया पूरे तरह से इंडियन कंपनी जो है वो मांग को कैटर कर सकती है, लेकिन आप क्यों फिर इंपोर्ट करेंगे अगर सारी कंपनी आपको कैटर कर सकती है? दाम कम है इसके लिए ना। बिल्कुल, इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो ड्यूटी रिडक्शन हुआ तो उसका भी फायदा। लेकिन आप इसका एक लॉन्ग टर्म स्टोरी ये देखिए कि जो सरकार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है, इंफ्रासेस लगाया है, इससे भी सेक्टर को आगे जाकर बहुत फायदा देखने को। लेकिन ये सबको पता है और ये सब कुछ डिस्काउंटेड है। आप देखिए किस तरह से इन कंपनीज के दाम जो है, टाटा स्टील ले लीजिए, सेल ले लीजिए, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, सबके सब हाईस पे ट्रेड कर रहे हैं। और इस सेक्टर की हालत जब खराब थी उसके बाद से अब ये हाईस पे आ चुके हैं, जबकि सिर्फ एक पेंटअप डिमांड के चलते। आगे का पता नहीं क्या होगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि सरकार देने वाली कुछ ना कुछ, ये ऑलरेडी सब फैक्टर इन है। चलिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अगर अभी भी आप निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखें तो रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 16-17% नीचे है। यानी पहले तो 16-17% का हेडरूम है, उसके बाद हो सकता है कि और भी बढ़त देखने को मिले। ये जो नीचे है ना, ये वो स्टॉक्स नीचे जिनका कोई कारोबार होता नहीं है, उस वजह से नीचे। बाकी स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी लाइफ हाइस के आसपास ट्रेड कर ही रहे हैं। तो ओवर टू यू दीपांशु, फैसला अब आपको करना है। फैसला मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसका क्योंकि दोनों ही कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स हैं, पर हाँ वरुण अब हमारे बेयर कैंडिडेट बनते हुए आ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया को बंद कराने चले थे, अब स्टील सेक्टर को भी कह रहे हैं गिरना चाहिए। अच्छा, गडकरी साहब को पसंद आएगा। वरुण क्या बोला? अच्छा, आपको कोल इंडिया याद नहीं आया? उसमें भी मैं बेयर था। कोल इंडिया वैसे वहां से रिकवर हो गया वरुण, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लाइफ लो के आसपास हमने किया था शायद बुलबेयर, उसका आशीष जब भी बुलबेयर करते तो खुद बुल बन जाते, मुझे बेयर देते थे, इसके लिए हर स्टॉक में मैं बेयर ही रहता हूं। चलिए, एक बेरिश आर्गुमेंट, एक बुलिश आर्गुमेंट। आशु सर, मेरे को याद है स्टार्टिंग ऑफ द वीक टाटा स्टील पर आपका एक शॉर्ट कॉल आया था, बट एज अ होल अगर सेक्टर को देखें तो इतनी तेजी के बाद क्या अब करेक्शन के संकेत आ रहे हैं? आप किधर आएंगे इस बुल बेयर आर्गुमेंट में? देखिए दीपांशु, ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और वो टाटा स्टील, वो जो परसों का शॉर्ट कॉल था, वो इंट्राडे तो नीचे आया था, लेकिन कल उसमें स्टॉप लॉस भी हुआ है दीपांशु। तो वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैविएट आई मस्ट शेयर कि टाटा स्टील में स्टॉप लॉस हो गया था और अब वो ऊपर के भाव पे खड़ा हो गया है। और जिस तरह से हिंडाल्को और बाकी चीजें अच्छा दिखा रही हैं और सेल बहुत अच्छा लगने लग गया वापस, तो मुझे लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो मेरा एक रीजन था वो ग्राउंड पे था कि स्टील प्राइसेस के थोड़ी प्राइसेस सबड्यूड हो रही हैं, बट आई थिंक जो ओवरऑल डिमांड है वो इतनी पेंटअप है कि मुझे लगता है कि इसमें ट्रैक्शन बना रहेगा। तो मैं अभी मतलब मेरा नो ट्रेड जोन के अंदर है, बट वो जो बेरिश स्टैंड था, आई थिंक जो ओवरऑल मार्केट में प्राइस एक्शन दिखा रहा है वो कहीं से उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं आई थिंक अभी आई विल रिफ्रेन फ्रॉम कंक्लूडिंग एनीथिंग बुल और बेयर। ओके, एक रिफ्रेन कर रहे हैं आशु जी कमेंटिंग ऑन बुल और बेयर, बट नजर रखिए मेटल्स में दोनों तरफ के आपको मौके मिल रहे हैं और एक मेटल्स पर कॉल देने के लिए तैयार है सचित जी, पर उससे पहले सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं। बिगुल, सुमित जी के लिए एक्सपायरी का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर, एक तो जो सुबह आपने कॉल दी थी एक्सपायरी की उसका अपडेट दें और फिर जो फ्रेश कॉल लेकर आए हैं वो भी बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बिल्कुल आपने एकदम सही याद दिलाया है कि सुबह जो हमने 15
300 का पुट लेने को कहा था, वीकनेस के लिए कहा था, वैसा वीकनेस मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। और 15,300 का जो पुट सुबह एक्सपायरी ऑप्शन के लिए दिया था उसमें दोनों टारगेट अचीव हो रहे हैं। और अब जो एक्सपायरी का ऑप्शन देने आया हूँ तो वो भी मेरी तरफ से मंदी वाला होगा, पुट लेने का सलाह होगा। तो निफ्टी के अंदर ही काम करना है। निफ्टी में 15,250 वाला पुट 75 रुपए के आसपास अभी मिल रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में मेरे को लगता है कि 15,250 के पुट के अंदर 125 रुपए से लेके 150 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए निफ्टी का 15,250 का पुट लेके काम करे। 15,200 के नीचे जैसे निफ्टी सस्टेन करेगा तो हमें 15,150 से 15,100 तक का मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ से करेक्शन वाला मोड दिख रहा है, इसके लिए पुट लेने का सलाह रहेगा। ओके, तो निफ्टी 15,250 का पुट खरीदना। एक बार लेवल्स फिर से बताएंगे सुमित जी। 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, सीएमपी पे खरीदारी करें। 125 और 150 ये टारगेट्स होंगे। ओके, तो बड़ी फॉल आ सकती है और इसलिए आपको एक्सपायरी ऑप्शन के लिए निफ्टी का 15,250 का पुट खरीदना है। ये है सुमित जी की राय। आइए एक बिगुल सचित जी के लिए BTSTT। बताएं सचित जी। दीपांशु, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्पेस में राय तो बुलिश ही है। इनफैक्ट काफी समय से JSW स्टील अपने सपोर्ट्स के आसपास मंडरा रहा है। जिस तरीके से आज वापस एक इसने स्विंग बनाया है 400 के आसपास एंड जिस तरीके से रिबाउंड हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 405 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि ये जो मूव है वो लगभग अराउंड 415 के आसपास पहुंचनी चाहिए एंड उसके बाद काफी तेज मोमेंटम आ सकता है काउंटर में 422 के लक्ष्य के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छे सपोर्ट जोन के नजदीक है। रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफी ब्राइट है JSW स्टील में फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने के लिए। सो 408 409 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। 405 का होगा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट होगा 415 का और फाइनल टारगेट होगा 422 का। ओके, तो 415 और 422 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चले। JSW स्टील जो बुल वर्सेस बेयर हम कर रहे थे मेटल काउंटर्स में, एटलीस्ट सचित जी को कुछ मेटल काउंटर्स पसंद आ रहे हैं खरीदारी के लिए और वहां पर आप रख सकते हैं नजर। वेदांता पर भी रखें नजर। यहाँ पर निचले स्तरों से अब रिकवरी आती हुई दिख रही है और वेदांता पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी कर रहा है। तो वेदांता एक और स्टॉक है जो थोड़ा एक्टिव हो रहा है। मेटल काउंटर्स में हल्की हल्की आप रिकवरी के संकेत देख रहे हैं। टाटा स्टील भी अब रिकवरी आपको दिखा रहा है। JSW स्टील तो ऑफकोर्स में है ही और अब वेदांता पर भी थोड़ी मूव आई है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये अभी भी बैन में बना हुआ है तो वो आपको रखनी है नजर, पर एक्शन इन स्टॉक्स पर भरपूर है। OMCs में भी एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। BPCL पर सचित जी ने ओपनिंग पर कॉल दी थी। किरण जी जरा HPCL की चार्ट देखें क्योंकि ये भी सुबह से काफी एक्टिव है, 3% की गेन दिखा रहा है और वो 3% की गेन पर होल्ड कर रहा है HPCL काफी समय से। तो क्या यहां पर BTST ट्रेड बनता है सर? लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किए जा सकते हैं, रेजिस्टेंस के एकदम नजदीक देखने को मिल रहा है, पर मेरा मानना है कि जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। 229 का स्टॉप लॉस रहेगा, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 237-38 के लेवल्स कल सवेरे तक देखने को मिल जाने चाहिए। इसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है 240 राउंड फिगर पकड़ के चलिए, 240 के ऊपर रहता है तो एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिलता है। तो पोजिशनली 280-285 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इधर एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पोजिशनली एक अच्छा पैन आउट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। HPCL पर रखें नजर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज बढ़िया एक्शन है और एक एक करके स्टॉक मूव्स दिखा रहे हैं। मेटल स्टॉक्स जैसे मैं बात कर रहा था, NMDC भी एक और कैंडिडेट है जहां पर थोड़ी रिकवरी आ रही है। तो शायद ट्रेडिंग के मौके आपको मेटल स्पेस में भी बन रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आज दमदार एक्शन में दिख रही हैं। एक स्टॉक जहां पर बढ़िया तेजी बनी हुई है, डॉक्टर लाल पैथलैब्स। सचित जी क्या चल रहा है इसकी चार्ट में जरा देखकर बताएं। 9% का उछाल आज के ट्रेड में आया है डॉक्टर लाल पैथलैब्स में, क्या सजेस्ट करेंगे इधर? दीपांशु, क्लियरली यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट जिस इंटेंसिटी से इसने 2500 का लेवल ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखनी चाहिए। सीक्वेंस को अगर हम गौर से देखें तो जब तक 2350 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती आई थिंक तब तक ये बुलिश सेक्युलर अपमूव कंटिन्यूड रहनी चाहिए। ऑन द हायर साइड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, फ्रेश टारगेट्स यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं वो लगभग अराउंड 2900 के आसपास के है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। 2350 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स बिल्ड कीजिए एंड रिव्यू कीजिए पोजीशन को अराउंड 2850 से 2900 के आसपास।
ओके, तो 2850 2900 के आसपास रिव्यू करें पोजीशन को, पर दमदार तेजी बनी हुई है डॉक्टर लाल पाथलैब्स में और आज जबरदस्त तेजी का माहौल है। इंडेक्स पर क्या करना चाहिए, यही बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने रिकवरी करी, अब वापस फिसल रहा है। निफ्टी हर रिकवरी में आपको बिकवाली कर रहा है और वापस 15200 के करीब आते हुए दिख रहा है 100 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। तो बहुत ही चॉपी ट्रेड हो रहा है एक बहुत ही सीमित दायरे में। आइए एक कॉल लेते हैं इंडेक्स पर। स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरारका साहब का। नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा वॉलेटाइल कारोबार हो रहा है छोटी रेंज में, बताएं सर डेटा क्या कह रहा है? ठीक सर, ये स्ट्रेटजी 2 दिन से काम कर रही है। जैसे ही 15200 के आसपास हम लोग आते हैं वहां पे कॉल ऑप्शन ले रहे हैं और वो 30-40 रुपए का प्रॉफिट तुरंत दे रही है। आज सुबह भी वैसा ही हुआ, 40 रुपए बढ़ गई कॉल। अभी फिर से मुझे लग रहा है 15200 की कॉल लेनी चाहिए एक बार, 72-73 में आपको मिलेगी और वापस से इसका टारगेट 110 तक रखना चाहिए या क्लोजिंग में देख लेंगे, बट सपोर्ट के आसपास बिल्कुल है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस दोबारा से क्लोजिंग में आ सकता है। कल वीकली एक्सपायरी भी है और 15200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और खास बात यह है कि बैंक निफ्टी 37,000 के नीचे नहीं जा रही है फ्यूचर्स में, तो वो एक पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। तो उसी को देखते हुए 15200 की कॉल लेंगे, 100-110 के टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस 45 का रखेंगे, हम लोग 70 के आसपास लिए हैं, 45 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 100-110 के टारगेट। ओके, 100-110 के टारगेट्स के लिए निफ्टी की 15200 की कॉल आपको खरीदनी है। कल की एक्सपायरी की ना सर? ये कल की एक्सपायरी। ओके, बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स देख रहे हैं अगर ये 37,000 का सपोर्ट होल्ड करता है तो? देखिए 37,000 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 50 पॉइंट और नीचे हम सपोर्ट लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिकवर होकर के आज का जो वीवैप प्राइस है वो 37,120 के आसपास है, यानी मैं ये बस ये देख रहा हूँ कि अगर 37,120 के ऊपर फ्यूचर्स निकलता है तो फिर आज के आज ही 37,300 37,400 भी हो सकता है। तो बस जस्ट वेट कर रहे हैं 37, अगर 125 के ऊपर बैंक निफ्टी जाती है फ्यूचर्स में तो आज फिर कॉल लेनी चाहिए उस समय 37,100 की। अभी इसका प्राइस 211 चल रहा है, अगर ये वो लेवल ब्रेक करेगा तो हो सकता है 230-240 में आपको मिलेगी, उस समय आपको लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 190 का रखना चाहिए उस समय जब आप लेते हैं, और टारगेट फिर 320 तक के हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आज के दिन में ही क्लोजिंग में मूव आ सकती है। ओके, तो नजर रखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स अब 37,100 के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक 37,000 पर सपोर्ट ले रहा है, देखते हैं अगर ये सपोर्ट ले पाते हैं बाजार तो यहाँ से थोड़ी अपमूव भी आपको दिखाएंगे। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। ये थे नितिन जी की स्ट्रैटेजी। कॉल खरीद कर जाएं 15,200 की निफ्टी पर, कल की एक्सपायरी की आपको एक क्विक मूव दे सकता है जैसे कि हमने सुबह देखा भी था। और वही है, वहीं पर आप बाजार को सपोर्ट देते हुए देख रहे हैं, लगातार वहीं से बाजार रिकवरी भी दिखा रहे हैं। एक कॉल लेते हैं राकेश जी कुणाल जी से, और वो आज के लिए नहीं, वो कल के लिए है। पिक ऑफ द डे, कल की कॉल आज ही बिगुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। दीपांशु, एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वेदांता के अंदर। अप्रैल 2019 के हाईस को स्टॉक तोड़ रहा है, एक बड़े वाला ब्रेकआउट वेदांता में देखने को मिल रहा है। तो वेदांता है हमारा पिक ऑफ द डे। वेदांता में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। तो ये हमारी पिक ऑफ द डे कॉल है। वेदांता पर हमारी नजरें आज सवेरे से थी, नीचे भी गया स्टॉक लेकिन बहुत जबरदस्त रिकवरी आते हुए दिख रही है और मेटल्स वापस से चमक रहे हैं। तो इन स्तरों पर वेदांता में खरीदारी करके चले। 191 रुपए पर 191 पर एक स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट 199 रुपए का, 199 का अग्रेसिव बड़ा टारगेट होगा, 199 तक पहला टारगेट, और बाद में स्टॉक फिर 200 के पार भी जाएगा। तो 199 के टारगेट के लिए बाय करें वेदांता। ओके, तो 199 के टारगेट के लिए वेदांता को करनी है, वेदांता पर करनी है आपको खरीदारी। स्टॉक भी आपको मोमेंटम दिख रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा पूरे मेटल बास्केट में एज अ होल एक अपमूव आती हुई दिखी थी, उसमें वेदांता का भी पार्टिसिपेशन आपको दिख रहा है। 199 यानी कि 200 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है काउंटर। वेदांता पर आप रखें नजर। थोड़ी देर पहले ब्रेकआउट आया था अशोक लेलैंड पर भी। एक बार जरा वागले साहब से अशोक लेलैंड पर भी राय ले लें। वागले साहब, अभी अभी मूव आया अशोक लेलैंड पर, ट्रेड बनते हुए देखते हैं सर।
दीपांशु 133 का करंट भाव है, अशोक लेलैंड 136 136.50 तक जा सकता है, बट ब्रेकआउट उसके ऊपर ही माना जाएगा। तो एक 2.5-3 रुपए का अपसाइड है ऑन द डाउन साइड, 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा 130 के नीचे। इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं मैं। ओके, तो फिलहाल उतना एक्साइटमेंट नहीं है अशोक लेलैंड पर नजर रखिए इस चार्ट पर। मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक अशोक लेलैंड का सवाल है। पीरामल एंटरप्राइजेस यहां पर भी आ रहा है मूवमेंट। अभी आशु जी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस पर कॉल दिया था, पीरामल पर भी आप नजर रखिए, वहां पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, क्या चल रहा है पीरामल में? पिछले कुछ दिनों से तेजी का ही माहौल है और अब तो 1900 के करीब पीरामल पहुंचते हुए दिख रहा है। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग का मौका है? देखिए दीपांशु, आज भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम तो तेजी का ही देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन जरूर लेके चल सकते हैं अभी भी, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत ही है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें पीरामल एंटरप्राइज के अंदर, जो कि 1840-1850 के आसपास का बनेगा। और आज अगर 1900 का लेवल तोड़ देता है तो ये मोमेंटम ऊपर की तरफ और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे में 1840-1850 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि अगर वापस यूटर्न मारा इसने और ये नीचे की तरफ आया, 1840-50 का लेवल तोड़ा, तो फिर एक अच्छा गिरावट आएगा। जब तक नहीं तोड़ता तब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें, पोजीशंस होल्ड करें। 1900 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे रैली और एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेज पर कॉल। नजर रखें इस काउंटर पर भी 1900 के पार जाने की तैयारी में दिख रहा है। एक और काउंटर जहां पर मूव आती हुई दिख रही है, BEL 140 के करीब है। अब सचिन जी, हमने देखा है कि थोड़ी कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस बैंड में यहाँ पर रन कर रहा है, पर आज एक बढ़िया मूव है 4% की। भरोसा करना चाहिए क्या? इस पर ट्रेड बनता है? जी बिल्कुल भरोसा करना चाहिए दीपांशु। इनफैक्ट जिस इंटेंसिटी से रिवर्सल हुआ है और जिस लेवल के आसपास हुआ है, अगर हम ओवरऑल इसका भी स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक इंपल्स बनने के बाद एक अच्छी करेक्टिव वेव आई थी। वो करेक्टिव काफी ग्रेजुअल थी, एंड जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड लिया और इंगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन बनाया, मुझे लग रहा है 140 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो मुझे लग रहा है काफी बड़े अप मूव यहाँ पर ट्रिगर होनी चाहिए। जिस तरीके से इसके प्लेसमेंट्स हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अराउंड 155 के आसपास के स्विंग बन जाए इसी पर्टिकुलर सीरीज में। सो डेफिनेटली अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन या लॉन्ग बायस है तो मेंटेन करनी चाहिए। 133 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एंड एक बड़ा टारगेट ध्यान में रखना है अराउंड 155 का। तो अगर किसी को पोजिशनल लॉन्ग्स बनाने हैं सो डेफिनेटली उसके लिए एक रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बेटर है, बट BTST के लिहाज से थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बट जिस तरीके से ये रिवर्सल हुआ है, काफी ब्राइट चांसेस है कि ये इसके पोजिशनल टारगेट्स भी अगले 1 से 2 हफ्तों में अचीव होने चाहिए। ओके, तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर रखें नजर। ये एक काउंटर है जो आपको तेजी के माहौल में आते हुए दिख रहा है। आशु जी, आपका एक और पिक सन टीवी, नतीजों के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ, एक करेक्शन हुआ, आज फिर से मूवमेंट में आ रहा है। इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स है जो आप बोल रहे हैं, पोजिशनली तो आपको अच्छा लगता है, क्या इन लेवल्स पर एंट्री सजेस्ट करेंगे? ओके, आशु जी के साथ थोड़ा ऑडियो इशू आ रहे हैं, फिर से उनके साथ कनेक्ट करते हैं। पर आशु जी की एक और पिक रही है भारती एयरटेल, और भारती एयरटेल से रिलेटेड हम खबरों का इंतजार कर रहे हैं। आज बोर्ड बैठक है, कंपनी के रीऑर्गेनाइजेशन पर कुछ चर्चा हो सकती है, तो वहां पर बाजार की नजर है। पर उसके अलावा भी टेलीकॉम कंपनीज यहां पर फोकस बनते हुए दिख रहा है। कुछ खबरें भी आई हैं आगे की डेवलपमेंट्स को लेकर, कंपनी ने सरकार से कुछ रिक्वेस्ट भी करी है। आइए जानते हैं क्या है टेलीकॉम सेक्टर की ये रिक्वेस्ट कुशल के साथ। कुशल, बताएं क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जहाँ पर आप जो तीनों बड़ी दिग्गज माफ़ कीजिए टेलीकॉम कंपनियाँ हैं वो रिप्रेजेंट इसको करती है, और यहाँ पर उनकी ये रिक्वेस्ट है कि जो OTT सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप और गूगल डुओ, जहाँ पे आप फ्री कॉलिंग करते हैं इंटरनेट सेवा का यूज़ करके, वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं कोई भी लाइसेंस फीस नहीं देनी होती है, जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं, और साथ ही जिस तरह के ऑडिटिंग इनकी होती है इन सब प्लेयर्स की, वैसी ऑडिटिंग इनकी नहीं होती है। तो एक तो ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इनको जितने भी जो OTT प्लेयर्स हैं जो ये सर्विसेज मुहैया कराते हैं मैसेजिंग और कॉलिंग के, उनको लाइसेंसिंग स्कीम में लाने की अर्जी डाली गई है COAI की तरफ से। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि जो नेट न्यूट्रलिटी के नियम थे जो 2018 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव किए गए थे, उसको डेफर करने की बात है, उसको डीले करने के लिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली है, क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी होने से जितने भी
ये OTT प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होती हुई दिखेगी। और टेलीकॉम प्लेयर जो अभी फ़िलहाल जिस तरह के यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह की ओवरऑल इन्होंने स्पेस बनाई हुई है अपनी टेलीकॉम नेट न्यूट्रलिटी को लेते हुए, वो स्टांस जो है कहीं ना कहीं अब न्यूट्रलाइज होता हुआ दिखेगा। तो सेम सर्विस अगर दोनों प्लेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो सेम रूल्स दोनों के लिए होने चाहिए। कहने की बात यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों की ये है। साथ ही अगर आप देखें तो 9 फरवरी को ट्राई ने ये कहा था कि कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप पर कोई भी नियम नहीं लगाए जाएंगे। तो ये जो रिक्वेस्ट आई है, ये वो जो उनका रिस्पांस आया था उसके अगेंस्ट में COI ने ये रिक्वेस्ट डाली है। अब देखना होगा कि आगे के लिए किस तरह के बदलाव आते हैं ये रिक्वेस्ट के बाद, और टेलीकॉम कंपनियों की प्रतिक्रिया इस पर आगे क्या बनती है, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो नजर रखिए, टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से सरकार को ये अर्जी गई है, देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेते हैं। पर आप OTTs की बात कर रहे थे और उसमें एक फायदा बना है स्ट्रीमिंग एप्स को भी। सन टीवी यहाँ पर नजर डालते हैं। आशु जी से एक व्यू लेना चाहूंगा। आशु जी, थोड़ा करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ है सन टीवी के चार्ट में, अब फिर से आज मूवमेंट के संकेत दिखा रहा है। एंट्री पॉइंट दिखता है सर ये? बिल्कुल दिखता है दीपांशु। अभी हमने कल भी बात हो रही थी क्लाइंट्स के साथ, कल भाव इसका 505.10 था, तो 10-20 रुपए ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको बिल्कुल लेके रख लीजिए। जो मेरा टारगेट है 650 इंटैक्ट है और अगले कुछ महीनों में आ जाना चाहिए, जल्दी भी आ सकता है। जो कि मैंने इसके बारे में एक बात शेयर की थी दीपांशु के, हर बार इसमें ट्रैक्शन आती है, ऊपर जाता है और बैन में चला जाता है, उसके बाद सबड्यूड हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैन में भी मतलब हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो ये इलेक्शन ईयर भी है तमिलनाडु में, और भी इसका जो फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यूज इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये इस साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है स्टॉक, और कुछ महीनों में ही दे सकता है। बिल्कुल, तो कुछ महीनों में ही आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। नज़र रखिए इस काउंटर पर बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। अभी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है कमेंट्स में। सीमेंस थोड़ी देर से आपको मूवमेंट दिखा रहा था, पर कमेंट्स में उससे बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। सुमित जी, कमेंट्स के चार्ट पर क्या चल रहा है? अब तो 800 की तरफ जाने की मूव कर रहा है, 3.5% ऊपर है। कोई BTST कॉल बनती है इसमें? बिल्कुल, आपने एकदम सही चीज पकड़ा है। कमेंट्स ओवरऑल तेजी के अंदर में है और पिछले 3 दिनों के हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है। कमेंट्स के अंदर यहां से ऊपर में 800 का लेवल टूटने के बाद 810 रुपए से लेकर 825 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें। नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। कमेंट्स के अंदर स्पॉट लेवल के हिसाब से 765 770 के पास का, ऊपर में 800 का लेवल टूटने के बाद 810 से 825 तक के लेवल कमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राइट। कमेंट्स पर 800 के पार 825 की तरफ आपको ये काउंटर जाते हुए दिख सकता है। नजर रखिए इस चार्ट पर, बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। कमेंट्स एक काउंटर है जहां पर एक्शन है, पर कुछ और स्पेसेस हैं जो आपको मूव दिखा रही हैं। ग्रीव्स कॉटन, सच जी आपने इस पर कॉल दी थी, आई थिंक आज सिमी जी भी इसके बारे में बात करके गई हैं। ग्रीव्स कॉटन पर एक मूव आती हुई दिखी है। आज सिमी जी ने अपनी शॉर्ट टर्म पिक दी थी 110, 115, 125 के टारगेट, तो उनके 2 टारगेट्स तो आ ही गए। आप भी इस पर काफी बुलिश थे सच जी, क्या चल रहा है इस काउंटर पर और क्या करना चाहिए अगर पोजीशन ली हुई है तो? दीपांशु, आई थिंक ये भी हमने SPL मिड कैप स्टॉक्स सेगमेंट में ही कवर किया था। लगभग 96 के आसपास खरीदारी करने की सलाह दी थी 125 के टारगेट के लिए। वो टारगेट्स मुझे लग रहा है लगभग आ चुके हैं। सो यहाँ पर तो इमीडिएट बेसिस पे बाइंग की सलाह तो नहीं है, प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। बट ओवरऑल अगर ये पूरी स्पेस देखें तो काफी सारे स्टॉक्स इंटरेस्टिंग जंक्चर्स पे हैं। एंड उसमें से एक स्टॉक मेरे रेडार में फिलहाल जो आया है वो है स्वराज इंजन्स का। सो ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक डिक्लाइनिंग चैनल में स्टॉक काफी दिनों से ऑस्किलेट हो रहा था, एंड जिस तरीके से 1300 के आसपास इसने एक बेस को रिकन्फर्मेशन दी है आज के प्राइस एक्शन से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छे स्वीट जोन में है जहां पर एक काफी बड़ा रिबाउंड वापस हो सकता है। 1450 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की मैं सलाह दूंगा 1280 के स्टॉप लॉस के साथ 1450 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए स्वराज इंजन्स। सचिन जी की कुछ कैश कॉल्स भरपूर आपको एक्शन दिखा रही हैं। स्वराज इंजन्स एक कॉल आई है सचिन जी की तरफ से, वहां पर आप रखिए नज़र। ग्रीव्स कॉटन में तो आपने बढ़िया मूव देख ही लिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स पर आप देखें एक लंबा टारगेट अभी आ चुका है। सचिन जी HEG यहाँ पर भी आपने एक स्पेशल पिक दी थी कल आउट ऑफ SPL मिड कैप्स, और वहां पर भी 2 दिनों से बढ़िया एक्शन है। HEG में मुनाफा बुक कर लें या फिर अभी भी यहाँ से आप गेंस देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा टारगेट दिया था जो 2 ही दिन में आ चुका है इस पे? जी दीपांशु, आई थिंक 1540 का टारगेट दिया था 1310 के एंट्री प्राइस पे,
एंड जो इंटेंसिटी आई है इस पर्टिकुलर मूव में, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। बट जिस तरीके से इसमें भी लॉन्ग टर्म चार्ट्स अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपसाइड इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है। सो अगर इन केस किसी की पोजीशन अभी भी इसमें है तो मुझे लग रहा है अराउंड 1480 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करनी चाहिए। जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ओपन हुआ है वो लगभग अराउंड 1840 के आसपास का है, जो लगभग 300 पॉइंट की और बड़ी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी जानी चाहिए। कंटिन्यूस वॉल्यूम्स एक्शन आ रही है एंड जो ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट के बाद एक भी ऐसा हाफ एन आवर सेशन नहीं था जिसके नीचे इसने एक कोई भी मूवमेंट दी है। तो मुझे लग रहा है काफी इंटेंस ब्रेकआउट है एंड जिस तरीके से मोमेंटम है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 1830 मुझे लग रहा है एक फाइनल टारगेट जरूर हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए HEG जहां पर आपको रखनी है नजर। काउंटर जबरदस्त तेजी में है। कैबिनेट की ब्रीफिंग भी चल रही है, जावड़ेकर साहब हैं, रविशंकर प्रसाद साहब हैं, तो जैसे भी वहां से कुछ अपडेट्स आते हैं हम जरूर कट क्रॉस करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसे अहम डिसीजंस हैं, निर्णय हैं जो कैबिनेट ब्रीफिंग में आज आते हुए दिखे हैं। पर टेलीकॉम से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर दमदार एक्शन है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ये एक स्टॉक है जहां पर आप जबरदस्त तेजी इस समय देख रहे हैं। एक बार जरा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पर जल्दी से बंसल जी से चेक ले लेते हैं। बंसल जी, 11% की तेजी स्टरलाइट टेक में, 200 के पार। चार्ट्स बताएं सर, यहां से और अपसाइड देखते हैं। दिपांशु, चार्ट्स एकदम पॉजिटिव है और एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहां से और तेजी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहां पर भी देखें तो जून 2019 की एक बड़ी वाली नेकलाइन को स्टॉक तोड़ रहा है और टेक्निकली इस ब्रेकआउट के टारगेट, जो इमीडिएट टारगेट बैठता है वो 230 का बैठता है, 230 का टारगेट बैठता है, 199 का स्टॉप लॉस है, 230 230 का टारगेट है। जिनके पास है होल्ड करें और नई खरीदारी भी स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए की जा सकती है। बिल्कुल, तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं और खबरों का भी सपोर्ट आ रहा है। क्या है वो खबरें, चलते हैं सीधे कैबिनेट ब्रीफिंग पे। रविशंकर प्रसाद साहब बात कर रहे हैं। के बाद बाकी 12 एजेंडा चुने गए। आज टेलीकॉम के बारे में हुआ जिसकी मैं जानकारी दूंगा, लेकिन एक बात, देश की क्षमता और प्रतिभा कितनी बड़ी है कि हमने मोबाइल लिंक इंसेंटिव PLI को अप्रैल 2020 में अनाउंस किया था यहीं पर, जबकि कोरोना अपने चरम गति पर था और जुलाई 31 उसका लास्ट डेट था अप्लाई करने का। उस समय भी कोरोना वॉज वेरी वेरी डेडली, आई वुड से। इसके बावजूद दुनिया की टॉप कंपनियां और भारत की कंपनियां आई और उन्होंने 10 लाख करोड़ का मोबाइल बनाने का अपने एप्लीकेशन में दावा किया, 7 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का प्रावधान रखा और लगभग 8 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही। आज जब हम आपसे फरवरी में बात कर रहे हैं तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं। और मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ी कंपनी ने अभी तक 20,000 लोगों को नौकरी दे दी है और अगले साल तक वो 1 लाख को डायरेक्ट और 3 लाख को इनडायरेक्ट जॉब देंगे, सिर्फ एक कंपनी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 साल में वो $40 बिलियन का मोबाइल फोन बनाएंगे, जिसमें 90% US, यूरोपियन यूनियन, जापानी देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो भारत में मेक इन इंडिया फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, तो उसकी सफलता मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में ये उपलब्धि हम प्राप्त कर पाए हैं, तो इसके लिए हम सभी प्लेयर्स का अभिनंदन करना चाहते हैं और ये गति और आगे बढ़ेगी। उसी की दूसरी कड़ी के रूप में आज हमने टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आप एक बात जान लें कि भारत में जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं, वो इक्विपमेंट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कोर कंपोनेंट होते हैं, स्विचिंग डिवाइस होते हैं, फिर आपके एक्सेस नेटवर्क वायरलेस इक्विपमेंट होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। इसका 50,000 करोड़ का यहाँ पर इंपोर्ट होता है, बाहर से आते हैं। तो हमें इसको ऑफसेट करना था और मेक इन इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में आगे बढ़े। अब 5G के इक्विपमेंट्स आएंगे, बाकी आएंगे, तो इसके लिए हमें इंसेंटिव देना ज़रूरी था।
तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने स्टेक होल्डर से काफ़ी चर्चा की और चर्चा करने के बाद 40,000 करोड़ रुपए का तो मोबाइल का PLI था। ये PLI अभी हमने बताया है लगभग 12,195 करोड़ रुपए का। इसके दो कंपोनेंट हैं। आत्मनिर्भर भारत में हम भारत की MSME को भी प्रमोट करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रमोट MSMEs ऑफ इंडिया। उनके लिए 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड है कि आपका 10 करोड़ का है तो हम आप इसमें आ सकते हैं और आगे आप ऊपर तक 50 करोड़ तक जा सकते हैं। और जनरल के लिए 100 करोड़ रुपए रखा है और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये सबका डिटेल्स कैसे हम डिसबर्स करेंगे ये आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। और जो हमारा अनुमान है, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 2,44,200 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करेंगे। In the coming 5 years, we hope to have the incremental production of 2,44,200 crores, export worth 1,95,360 crores, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 40,000 लोगों को देंगे और टैक्स रेवेन्यू भी लगभग आप ऐसा मान के चलें 17,000 करोड़ देश में आएगा। तो ये चर्चा करने के बाद बनाया तो लोगों ने कहना था कि अगर ये स्कीमें मिलती हैं तो भारत में हम बहुत विस्तार से अपने फुटप्रिंट को आगे बढ़ाएंगे। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता दिया, उसके कंपोनेंट की बात मैंने बता दिया। अभी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का हमने सेकंड शुरू किया है और जल्दी ही हम एक और PLI लेके आने वाले हैं। लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, सर्वर एक्सेट्रा के बारे में। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रक्रिया को हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। और हमारा मानना है कि ये जो पूरा, और मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पड़ोस देश की 14 फैक्ट्रियां भी हम ले आए हिंदुस्तान में, जिसमें कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोबाइल के और बाकी उनके असेंबली लाइन के लोग थे। तो हम भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहते हैं। और भारत के प्रति कोरोना की मजबूरियों के बावजूद जो इतना आकर्षण बढ़ रहा है उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनकरेज किया है। नंबर 2, भारत एक बड़ा मार्केट है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार ने बहुत प्रमोट किया है। ये थे टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। बड़ी खबर आती हुई PLI स्कीम टेलीकॉम सेक्टर के लिए यहां पर सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब टेलीकॉम और टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम सरकार लेकर आई है। 34,000 करोड़ की ये स्कीम है और इसमें बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज सबके लिए एक स्पेस बनाई गई है। अलग अलग तरह की लिमिट्स हैं जिसकी डिटेल्स आगे जाकर आएंगी, बट टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सबके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम सरकार सामने लाई है। और इसलिए आप देख भी रहे हैं कि टेलीकॉम और उससे रिलेटेड सारी स्पेस में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। नजर रखिए ITI, विंध्या टेली, तेजस नेटवर्क्स, ऑफ कोर्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, D-Link, स्मार्टलिंक, इन सभी स्टॉक्स में आप एक दमदार एक्शन इस समय बनते हुए देख रहे हैं। तो टेलीकॉम से जुड़ी सभी कंपनीज में आ रहा है जबरदस्त उछाल। इसके अलावा अक्ष ऑप्टिफाइबर्स, फिनोलेक्स केबल्स, यहां पर भी नजर रखिए, इनका भी टेलीकॉम से रिलेटेड एक बड़ा कारोबार है। इंडस टावर्स, ऑफ कोर्स ये कंपनी आपके लिए फोकस में आती हुई दिखेगी। सर्विस प्रोवाइडर्स तो ठीक है, बट जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, टेलीकॉम से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों का उपकरण करते हैं, वहां पर आप एक दमदार एक्शन बनते हुए देख रहे हैं और इसलिए पूरे स्पेस में जबरदस्त तेजी आती हुई दिखी है। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है और उसका आप डायरेक्ट इंपैक्ट देख रहे हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर तो हमने हमारे एक्सपर्ट से राय भी ली है और उस स्टॉक पर चल रहा है दमदार एक्शन। D-Link, मालामाल वीकली में हमने इस स्टॉक को हाईलाइट भी किया था। कुणाल जी, जरा D-Link की चार्ट देखें। मालामाल वीकली में भी हमने इसको हाईलाइट किया है और एक जबरदस्त तेजी इस काउंटर पर आ रही है। देखिए, चार्ट देखें तो चार्ट भी बहुत दमदार है। दीपांशु, मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल स्टॉक में देखने को मिलेंगे। एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है जो कि 127 से लेकर 130 के दरमियान है
और मुझे लगता है कि ये लेवल्स पार होंगे तो स्टॉक में फिर आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बहुत जबरदस्त आज मोमेंटम और ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 127 130 पार हो जाए तो फिर इस स्टॉक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा और फिर आपको 190 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में 127 130 पार हो जाए नई खरीदारी करें और जिनके पास है होल्ड करें। बिल्कुल, तो डीलिंग पर रखिए नजर, टेलीकॉम स्पेस पर रखिए नजर रखते हैं। एक कॉल जो आ रही है बागले साहब की तरफ से, बिगुल वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी में मैं एक ऐसा स्टॉक कवर करूंगा जिसने मॉर्निंग से ब्रेकआउट दिया है और सस्टेन किया है पूरे दिन। स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। जिस तरह से चला है और सस्टेन किया है, मुझे लगता है 3630 3640 तक जाने के लिए तैयार है। अभी 3570 3565 ये रेंज में बाय करे। 3520 का स्टॉप लॉस होगा, एक 41 रुपए की आपकी रिस्क होगी और 3630 का मेरा टारगेट होगा जो मुझे कल दिखाई देता है। ओके, तो 3630 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले। हीरो मोटोकॉर्प पर यहां पर जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। ऑटो स्पेस पे आज देख रहे हैं हम चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो बढ़िया तेजी में बनते हुए दिखे हैं और इसलिए ये एक स्पेस है जहां पर आपको रखनी है नजर। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में प्राइवेट बैंक में बड़े दिग्गज स्टॉक में मेरे को गिरावट देखने को मिल रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक यहां से गिरावट बढ़ा सकता है। स्टॉक ने कल हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है और आज कल का और परसों का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में मेरे को लगता है यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे। 1590 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 1620 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में मेरे को लगता है एचडीएफसी बैंक में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 1540 का पहला टारगेट होगा। 1540 का लेवल टूटने पे 1520 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1620 के स्टॉप लॉस से 1540 1520 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शंस के जरिए 1580 वाला पुट अभी सीएमपी 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 10 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का। एचडीएफसी बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो एचडीएफसी बैंक दिग्गज पर करें बिकवाली और आज सबसे ज्यादा प्रेशर जो आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके लिए एचडीएफसी बैंक का ही। तो नजर रखिए, ये दिग्गज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह से बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों पर ही आप प्रेशर देख रहे हैं। इस बीच मैरिको इस पर आ रहा है एक स्पाइक और खबर मैरिको की है 3 मार्च को डिविडेंड पर विचार करने वाली है कंपनी। तो मैरिको में आ रहा है थोड़ा मूवमेंट इस समय। किरण जी, 425 के लेवल पर, 415 के लेवल पर है इस समय मैरिको। ट्रेड बनता है सर, खबर के दम पर थोड़ा रिएक्शन तो दे रहा है, पर चार्ट्स क्या कहती हैं? चार्ट्स ठीक ठाक है। एक अच्छा बेस 408 410 लेवल्स पे हो चुका है और नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल जो है वो लगभग 418 से 420 का है। तो ये बैंड जो सप्लाई बैंड है ये निकल जाए तो मेरा मानना है कि 435 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो और 4-5 रुपए ऊपर बढ़ने की राह देखेंगे। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल कल के लिए 432 435 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो 435 के लेवल्स मिल सकते हैं। देखते हैं ये लेवल्स अगर होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। खबर तो यह है कि 3 मार्च को डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। देखते हैं कंपनी के किस तरह के एक्शन बनेगा। पर मूवमेंट है थोड़ा कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में। अगर आप देखें तो बैंक्स उतार चढ़ाव आपको दिखा रहे हैं, पर आउटसाइड ऑफ बैंक से ऑटो स्पेस पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। पावर स्पेस, कैपिटल गुड स्पेस, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्शन आज ज्यादा बनते हुए दिखा है, तो यहाँ से थोड़ी तेजी बनेगी। पर हम बैंक्स की बात कर रहे हैं और निजीकरण की खबर है। पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे हैं लगातार चौथे दिन तेजी है और जो 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन पर तो एक बार फिर से अपर सर्किट लगा हुआ है। थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, इन चारों में से कौन से 2 प्राइम निजीकरण के कैंडिडेट्स होते हैं, कैसे ये चारों एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, ये डिटेल रिसर्च करके आए हैं वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, हमने 3-4 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर जज करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की खासकर ये 4 बैंक्स जिनका नाम बार बार आ रहा है, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है प्राइवेटाइज होने की। तो और जो 4 पैरामीटर्स हमने लिए, एक तो उसमें ये है कि भाई सबसे हाई से कौन सबसे ज़्यादा गिरा है, दूसरा मुनाफा और घाटा, किस कंपनी का या किस बैंक का कितना मुनाफा है कितना घाटा है। नो डाउट Q3 में अगर आप देखेंगे तो सबके तो मुनाफे में थे, लेकिन FY20 में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, ग्रॉस एनपीएस कैसे रहे इन बैंक्स के और रिजर्व्स और सरप्लस इन बैंक्स के कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर आप लाइफ हाई से देखेंगे तो चारों बैंक्स जो है वो करीब 85 to 90% के आसपास की गिरावट दिखा चुके हैं। तो लाइफ हाई से तो ये कंपनीज काफ़ी नीचे है। अब अगला जो है मुनाफा और घाटा, अगर आप देखेंगे तो FY20 में बैंक ऑफ इंडिया
साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों बैंक्स थे जिन्होंने घाटा किया था। केवल एक बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि मुनाफे में था। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया का 13.25 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.69, इंडियन ओवरसीज 12.19, सेंट्रल बैंक 16.3, यानी कि 4 में से 3 बैंक्स ऐसे हैं जिनके ग्रॉस एनपीए 10% के ऊपर है। अब जो आखिरी कैटेगरी है, ये शायद वो कैटेगरी थी जिससे हमने ज़्यादा मदद मिली डिसाइड करने में कि कौन सबसे पहले प्राइवेटाइज होगा, और वो है रिजर्व्स। अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक तीनों के रिजर्व्स पॉजिटिव है। केवल एक इंडियन ओवरसीज बैंक था जिसके रिजर्व्स जो है नेगेटिव 27 करोड़ के आसपास है। तो इन सब पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे तो पहला बैंक जिसका नाम सामने आता है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि प्राइवेटाइज हो सकता है। क्यों? एक तो नुकसान किया है, रिजर्व्स नेगेटिव है, और कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए हैं वो करीब 12% के आसपास है। दूसरा बैंक जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं है बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे एनपीएस काफ़ी ज़्यादा है और करीब 3000 करोड़ के आसपास का नुकसान इसने किया है। तीसरा बैंक फिर सेंट्रल बैंक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो इस पायदान में सबसे नीचे है। और वैसे भी आज देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक ने आरबीआई से कहा भी है कि हमें पीसीए से बाहर निकाला जाए, तो ये वो बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है प्राइवेटाइज होने की। ओके, तो ये वो बैंक जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी प्राइवेटाइज होने की। बाजार तो चारों को ही प्रबल कैंडिडेट मान रहा है, क्योंकि दोनों दिन हमने देखा है कि 20% के सर्किट इनकाउंटर्स पर लगे हैं। देखते हैं फाइनली क्या डिसीजन आता है सरकार की तरफ से। आईओबी पर अभी खबर भी आई थी कि पीसीए से बाहर आने के लिए अर्जी भी दी गई है, पर देखते हैं एक्शन किधर रहेगा। बट ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर दमदार तेजी बनी हुई है। दमदार तेजी बनी हुई है कुछ और पीएसयू बैंक्स में भी, जहां पर हमने फोकस किया है। पर एक कॉल अब ले लेते हैं सुमित जी की तरफ से। बिगुल, सुमित जी के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में मेरे को ऐसा लगता है कि एचयूएल का पुट ऑप्शन लेके काम करना चाहिए। एचयूएल के अंदर पिछले 5 दिनों से हर रोज गिरावट देखने को मिल रहा है, और आज स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल्स तोड़ा है, और यानी कि ऐसा लग रहा है कि अगर आज 200 डीएमए लेवल्स के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर एचयूएल में यहां से एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसमें हो सकता है कि एचयूएल में नीचे में हमें 2120 रुपए से लेके 2100 रुपए तक के लेवल देखने को मिले। तो एचयूएल के अंदर 2160 वाला पुट अभी 24 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एचयूएल में 2160 वाला पुट अभी सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 15 रुपए का। 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 2160 का पुट में खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट बनेगा 35 रुपए से लेके 40 रुपए तक का। एचयूएल में आज 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग आती है तो 2120 से 2100 रुपए तक के लेवल फिर इसी हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए 2160 का पुट लेके चलने का सलाह रहेगा 35 से 40 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 2160 का पुट खरीदें 35 से 40 के टारगेट्स के लिए। ये है आपके लिए एचयूएल पर राय। जिस तरह से एक्शन बन रहा है इस स्पेस में, दिख रहा है कि एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़ा बाजार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली दिग्गज शेयर्स पर गिरावट आ रही है, तो इसलिए एचयूएल पर आप कर सकते हैं गिरावट। हालांकि मैरिको के लिए अभी अच्छी खबर आई थी और वो स्टॉक मूवमेंट दिखा रहा है, पर वैसे थोड़ा दम ये स्टॉक्स नहीं दिखा पा रहे हैं इस समय, और एचयूएल पर ज्यादा प्रेशर है, इसलिए वापस निफ्टी भी हम देख रहे हैं फिसलकर 15,200 पर आ गया। अपने सपोर्ट पर ही वापस निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है, और प्रेशर बना है एचयूएल की तरफ से, प्रेशर बना है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, जहां पर थोड़ी फ्रेश गिरावट आई है। टाटा मोटर्स भी आज थोड़ी गिरावट के संकेत दे रहा है आपको। पर एक स्पेस जहां पर बढ़िया तेजी बनी हुई है, और ये है जो नई इकोनॉमी के शेयर्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। साथ ही मीडिया स्पेस पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है, और कुछ इनसे रिलेटेड जो स्पेसेस हैं वहां पर भी तेजी का माहौल है। कुछ ट्रिगर्स भी यहां पर बनकर आए हैं पिछले कुछ महीनों में, जिसकी रिसर्च करी है कुशल ने। कुशल, बताइए क्या आपने रिसर्च करी है और कौन से स्टॉक से कौन सी ये स्पेस है जहां पर हमें फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, तो मीडिया कंपनीज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से अब एड स्पेंड्स बढ़ने वाले हैं पेंडेमिक के बाद, कहीं ना कहीं उससे इनके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी बन सकती है। क्योंकि हमने ये देखा है कि रिसर्च ये बता रही है कि 2021 में भारत में एड पर होने वाले जो खर्च हैं वो करीब 23% बढ़ते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड वाइड की भी बात करें तो वहाँ पर भी 10% का जंप हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो डिजिटल एड स्पेंड्स हैं वहाँ पर स्पेसिफिकेशन अगर आप देखें तो आप देखिए पिछले साल अगर आप देखें तो कुल जो है 65,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, और इस बारी जो है 2021 में अनुमान करके चल रहे हैं 80,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो अपने आप में, और उसमें डिजिटल स्पेंड देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35% की स्पेस 35% हिस्सा जो है 27,700 करोड़ का वो डिजिटल एड स्पेंड्स पे होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो इससे जुड़ी हुई कंपनियां, खासकर अगर आप एप्पल इंडिया का एज एन एग्जाम्पल देखें, जिस तरह से ये मोबाइल मार्केटिंग में कंपनी है और डिजिटल एड स्पेंड्स का अगर 35-40% हिस्सा बनता है तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव बनती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इनकी तरफ आते हुए नजर आएंगे।
कि मोबाइल एडवर्टाइजिंग अपनी बढ़ाने के लिए, और खासकर अगर आप देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक एफएमसीजी, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम और रिटेल स्पेस जो है, यहाँ पर आपको डिजिटल एड स्पेंड्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो Q3 FY21 में जो कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए थे जब, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें पॉलीकैब आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरह की ग्रोथ हमें एड स्पेंड्स में इनके विज्ञापन खर्च पर देखने को मिली है, जहां पर 178% की राइज रही है। साथ ही हैवेल्स, ज्योति लैब्स जैसे स्टॉक्स में भी 165% और 40% की बढ़त इनके एड स्पेंड्स में आती हुई दिखी है। तो ट्रेंड जो है, एक जो एस्टिमेट आ रहा है रिसर्च की तरफ से, वो तो क्लियर दिख ही रहा है, करीब 23-24% का बढ़त 2021 में हमें पूरा देखने को मिलेगा। पर Q3 के नतीजों में भी ये चीज़ साफ हो रही है कि यहाँ पर एड स्पेंड्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो डिजिटल एड स्पेंड वाली कंपनियां हैं, जो उससे जो जिनको बेनिफिट होगा, वो कंपनियां एप्पल इंडिया जैसी आपको अपने फोकस लिस्ट में रखनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एप्पल इंडिया, जहां पर आपको रखनी है फोकस लिस्ट में। जो हम आपको हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो नई इकोनॉमी के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कभी कभी बाजार से इग्नोर हो जाते हैं, बट डेफिनेटली जो इन्हें ट्रैक कर रहे हैं वो आपको बता पाएंगे कि यहाँ पर आप अपना फोकस बना के रखें। तो एप्पल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप रखें नजर। चलिए क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, और एज इज ट्रेडिशन एक बार जान लेते हैं कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो वायदा कारोबार के बैन में आ सकते हैं, या फिर बैन में अभी सेल है, क्या वो बाहर आ सकता है कि नहीं। चलते हैं बैन से बेनिफिट के लिए आशीष के पास। आशीष, सबसे पहले तो बताइए, जो सेल बना हुआ है बैन में, ये बना रहेगा या बाहर आने के संकेत है? दीपांशु, बना ही रहेगा, क्योंकि अभी भी अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो ऑलमोस्ट 98% है। तो जब तक 80% से नीचे नहीं आती, अभी भी पोजीशंस इतनी ज्यादा है कि सेल तो बैन में बना रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग आज ये है कि 3 स्टॉक देखे, यहाँ पर पोजीशंस काफी ज्यादा बढ़ती हुई है। सबसे पहले एक्शन ज्यादा पीएसयू बैंक्स में ही देखने को मिल रहा है। पीएनबी में देखिए ऑलमोस्ट 100% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, पूरी संभावना है बैन में आएगा। वोडाफोन आइडिया, इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको कल भी बताया कि धीरे धीरे पोजीशन जो है बिल्टअप हो रही हैं। अब फिलहाल इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 98% है, 95% से ऊपर आती स्टॉक बैन में आता है। तो ये दूसरा स्टॉक है जो एंटर करेगा। और कैनरा बैंक, यहाँ पर बहुत स्लाइट संभावना है, क्योंकि 94.5% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो हो सकता है कि कैनरा बैंक ना आए, लेकिन पीएनबी और आइडिया ये कंफर्म नजर आ रहा है। तो लिस्ट ट्रिपल होने वाली है? ट्रिपल हो रही है। चलिए, आज आधी हुई थी लिस्ट, BHEL की हुई थी एग्जिट, पर उसी के सामने अब देखिए पीएनबी और वोडाफोन आइडिया संभावना है ये एंटर करें, और शायद कैनरा बैंक भी आ सकता है। बंसल जी, सुबह की चार्ट कॉर्नर पिक थी पीएनबी, वहां से तो दमदार मूव आ ही चुकी है, क्योंकि कल शायद बैन में जा सकता है। क्या करें, पोजीशन को होल्ड करेंगे सर या मुनाफा बुक करें? देखिए दीपांशु, जिन्होंने इंट्राडे के लिए लिया है वो मुनाफे को बांध लें, और जो होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारी और बाकी सब पैनलिस्ट की एक पिक्स हैं, सब कॉमन पिक्स हैं, और इनको होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, तो होल्ड करके चलें, कोई परेशानी नहीं है। पीएनबी पोजिशनल बेसिस पर आप ज़रूर इस पर भरोसा रखें। इंटरडे के लिए लिया है तो आज इतनी अच्छी मूव आपको मिली गई है। सुबह के रिकमेंडेड लेवल से भी अगर आप देखें तो स्टॉक तेज़ी में ही रहा है, तो थोड़ा अगर आप चाहें तो मुनाफा बुक करके जा भी सकते हैं इस काउंटर में। भारतीय एयरटेल में आई है थोड़ी मूव, वापस 600 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। HPCL पर एक और बड़ी मूव आती हुई दिख रही है, अब 4% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा रहा है। कल आने वाले हैं अंबुजा सीमेंट के नतीजे, एक बार वहां पर चार्ट चेक ले लेते हैं किरण जी के साथ। किरण जी, अंबुजा सीमेंट कल आएंगे नतीजे, उससे पहले थोड़ा एक्शन में है स्टॉक, क्या करके जाएं सर? अगर पोजीशन है तो क्या रेकमेंड करेंगे, और वैसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं चार्ट पर? लॉन्ग पोजीशन तो रखने चाहिए, थोड़ा सा 7 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 280 के आसपास, और मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। वैसे भी सीमेंट कंपनी के सारे स्टॉक्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, तो मेरा मानना है कि ये लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट पर राय। लास्ट ऑफ बिग टिकट अर्निंग्स है जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ा एक्शन भरपूर रहा है सीमेंट स्पेस में, अल्ट्राटेक काफी एक्शन में रहा है, पर देखते हैं कल अंबुजा के नतीजे कैसे आएंगे, और नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन में रहा है ये काउंटर भी। पावर ग्रिड 230 के लेवल्स पर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। आशु जी ने कहा है कि ये अच्छे लेवल्स हैं और यहाँ से आपको और बढ़िया मूव पावर ग्रिड में आती हुई दिख सकती है, तो ये कल के ट्रेड के लिए या आने वाले कुछ समय के लिए चार्ट होनी चाहिए जो आपके रेडार पर होगी। इसके अलावा एक और
और इवेंटफुल डे रहा है बाजार के लिए। हालांकि हम गिरावट के साथ ही बंद हो रहे हैं और आज थोड़ी ज्यादा गिरावट आई है बैंक निफ्टी पर 15,200 के सपोर्ट के आसपास ही आपको क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। 15,200, 15,150। अनिल जी ने आपको सुबह भी कहा था ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं निफ्टी के लिए और उन सपोर्ट्स के करीब ही आप क्लोजिंग देख रहे हैं। 37,000 के नीचे अब निफ्टी बैंक दिख रहा है। पूरे सेशन में 37,000 के आसपास ही ट्रेड होता रहा, उसके थोड़ा नीचे क्लोजिंग हो रही है। पर अगर आप परसेंटेज फॉल में देखें तो कोई ज्यादा भारी गिरावट नहीं है। इंट्राडे में थोड़ा स्विंग जरूर आज आपने बैंक्स पर आते हुए देखा है, पर एक बार फिर से पीएसयू बैंक्स पर था भरपूर एक्शन। प्राइवेट बैंक्स ने दिखाई है आज थोड़ी सी कमजोरी। निफ्टी के एक्शन की बात करें तो सबसे आगे था हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर अभी वागले साहब ने भी आपको बात करी। 3.5% का ट्रेड। अदानी पोर्ट जो इन्होंने दिघी पोर्ट का एक्विजिशन कराया और मोर इंपॉर्टेंटली 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके एक्सपेंशन के लिए, वहां पर आपने तेजी देखी है। एसबीआई एक बार फिर से फ्रंट से लीड कर रहा है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी लगातार दूसरे दिन तेजी का माहौल। गेल में भी आपने खरीदारी देखी है। कोल इंडिया, तो ये सारे पीएसयू स्टॉक्स लगातार 2-3 दिनों से जो तेजी के माहौल में हैं आज भी आपको तेजी दिखाकर गए हैं। इसके अलावा इग्नोर मत कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को, जहां पर 1% की तेजी रही है और अब 2100 के करीब रिलायंस आते हुए दिखा है। भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ एंड एक्सिस बैंक ये भी थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज दे रहा है। दूसरी तरफ नेस्ले नतीजों के बाद वीकनेस, 3% की गिरावट आई है। एशियन पेंट्स 2.5% नीचे रहा है। बजाज फिनसर्व यहां पर 2.5% की गिरावट। बाकी ऑटो स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था पर मारुति ने पार्टिसिपेट नहीं करा, 2.5% की गिरावट। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी सबसे ज्यादा जो मार्केट फॉल का कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं स्टॉक से आपको आते हुए दिखा। और एचयूएल यहां पर भी रही है वीकनेस। वायदा कारोबार में लुपिन वीक रहा, 3.5% नीचे। पेज इंडस्ट्रीज यहां पर सीईओ ने रेजिग्नेशन दिया और साथ ही 150 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट था। वीकनेस देखिए आपको एशियन पेंट्स, इन्फो एज 2 दिनों में 12% की गिरावट स्टॉक दिखा चुका है आपको। इंडसइंड बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 2.5% नीचे। डिवीज लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, औरो, इन सभी फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन आपको दिखा है। मुनाफा वसूली हुई है। हैवेल्स यहां पर वीकनेस दिखी, साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, टीवीएस मोटर्स, पिडिलाइट और आरईसी ये स्टॉक्स थे जो थोड़े वीक रहे हैं। तो थोड़ी वीकनेस इन काउंटर्स में आपको आती हुई दिखी और उसके सामने मदरसन सुमी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी, बीईएल, इंडस टावर्स यहां पर रही है बढ़िया तेजी का माहौल। ऑल इन ऑल थोड़ा कंसोलिडेशन रहा है। ग्लोबल क्यूज भी हल्के से नरमी आपको दिखा रहे थे। यूरोप के बाजार में हल्की सी गिरावट है, कल शाम हमने देखा। अमेरिकी बाजार नए रिकॉर्ड लगने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली दिखाकर गए हैं। तो कल वीकली एक्सपायरी से पहले मिड वीक ट्रेडिंग सेशन हल्की की गिरावट के साथ आप बंद हुए हैं। 15,200 के करीब है आपको फाइनल क्लोजिंग का फिगर आते हुए दिखेगा। 36,850 के ऊपर बैंक निफ्टी की आपको प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। मार्केट का मूड माहौल तो बना ही हुआ है, पर इसके अलावा अगर आप देखें तो देश में टैक्स पर टैक्स का जाल खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया था। जीएसटी को लाने का सबसे बड़ा लक्ष्य कंप्लायंस की दिक्कतें कम करना था। कुछ हद तक ये लक्ष्य हासिल भी हुआ, लेकिन कई पेन पॉइंट्स हैं जो अब भी बने हुए हैं। हम इन्हीं पेन पॉइंट्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकारें इस दिक्कत को समझें और जीएसटी काउंसिल में इसका रास्ता निकालें। हम सोमवार से शुक्रवार रोज इस बात पर शाम 5 बजे के शो में चर्चा कर रहे हैं और आज चर्चा होगी कि किस तरह कोरोना की वजह से काम पूरा ना होने पर कारोबारियों को जीएसटी से जुड़ी दिक्कतें से दो चार होना पड़ रहा है। आखिर क्या है आ रही हैं ये दिक्कतें और इसका क्या समाधान होना चाहिए, इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ होंगे ईएलपी के पार्टनर गोपाल मुंद्रा साहब और साथ ही अपनी राय और सलाह इस मामले पर देंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सजेशंस हैं, कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हैशटैग यूज करें जीएसटी मेक इट इजी और इस पर अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस आप हमें भेज सकते हैं। तो ये तो शो रहा 5 बजे शाम का। इसके अलावा कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। देश में कई इलाकों में हालात बिगड़ने के संकेत दे रहे हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जताया है कि अगर लोगों ने एहतियात नहीं बरते और स्थिति ज्यादा खराब हुई तो मुंबई दोबारा लॉकडाउन की गिरफ्त में आ सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुंबई जैसे कुछ इलाकों में फिर से सिर क्यों उठा रहा है कोरोना का वायरस? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार, प्रशासन या फिर हम और आप? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ होंगे आईसीएमआर पुणे के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर और साथ ही महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित। तो इस दौरान खुद को और अपनी सुरक्षा को कैसे बनाएं, ये जानने के लिए आपको आपकी खबर आपका फायदा में जरूर देखिए। हमारा खास पेशकश बढ़ेगी लापरवाही, लौटेगा लॉकडाउन, आज शाम 6 बजे। ये एक खास शो है जहां पर आपको मिस नहीं करना चाहिए।
साथ ही हम देख रहे हैं बाजार तो रिकॉर्ड स्तर पर हैं और इस रैली के वक्त अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको कहां करना चाहिए निवेश? शेयर बाजार में एंट्री करें या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश सही होगा, या फिर इन दोनों विकल्प के अलावा कोई तीसरा विकल्प आपको चुनना चाहिए? आज मनी गुरु में हम करेंगे आपको गाइड, कहां, कितना और कैसे आपको करना चाहिए निवेश। आज रात 8:26 पर देखिए हमारा स्पेशल शो। मत भूलें रिकॉर्ड बाजार में कहां करें निवेश। चलिए फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी हमारी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 15,200 के ऊपर ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 209 के लेवल पर, और निफ्टी बैंक भी देखें तो 36,900 के ऊपर क्लोजिंग दिखाते हुए गया है। थोड़ा इवेंटफुल डे रहा, वॉलेटिलिटी रही, एक बहुत ही सीमित दायरे में आपने चॉपी ट्रेड आते हुए देखा है, बट इवेंचुअल अगर आप देखें तो फॉल 100 पॉइंट्स की निफ्टी पर दिखी है, लगभग 200 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी पर। परसेंटेज वाइज देखें तो 1% की भी गिरावट नहीं रही है, हल्का सा कंसोलिडेशन के संकेत आए हैं, पर ढेरों स्टॉक्स अभी भी आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से आशु सर, राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही किरण जी, सचित जी और वागले साहब। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए।